जय श्री नंदा मैम, कैसे आप सब? ठीक है? शाता मैम, यू आर म्यूट, सॉरी। अल्पा, राइट? यस मैम, यस। यस, मुझे साता नाम नहीं मैम, याद रहता किसी का। नहीं, दैट्स ओके। साता में आप साता में या रेशमा बहुत तारीफ कर रही। अरे तारीफ नहीं, सब साथ में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए एक दूसरे के मोटिवेशन है, दैट्स इट मैम, नथिंग एल्स। हाउ अबाउट द एग्जाम्स? गुड, ऑल गुड? Yes, all finished. They're in the process of declaring the results. Oh, okay, that's nice. Where are the others? Manisha ji is here. Chalo, you have any doubts you can ask. Do the prayer. Okay, yeah, after the prayers. मेरे घर पे ना पेंटिंग चल रहा है, so all Oh. in a mess. Okay, nice. The smell is too strong. मेरा आज उपवास भी है। Okay. हाँ, वो आप कर रहे हैं ना, एक दिन उपवास, एक दिन रोज परित्याग और एक दिन। How is it going? Good. Good, so far so good. अभी तो 10 दिन निकले हैं। Yeah, 1 month prior. Straight on worship up is difficult, ना मैम? No, worship up से क्या बॉडी ट्यून हो गया। अभी खा रहे हैं ना, तो बॉडी शुड अडेप्ट टू इट। हाँ, पॉइंट राइट। इतना नहीं खा करके सीधा खाने पे आओ ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। So we have to go slowly only and no going back to the old routine. That is for sure. True. Yeah. मैम, एक डाउट था, नहीं लेकिन वो आपने रीटा जी ने आपको भेजा था। The whole thing is when you're doing Anvay, do you split the word? Can you split the word, or you have to put the whole word You together? can split the word. You can split the word. Okay. Meaningful two words. You can split it. एक वर्ड का मीनिंग फर्स्ट लाइन में चला गया, एक वर्ड को मीनिंग को you can do it. Okay, perfect. So yeah, that's what her question was. All of us were asking the same thing in the morning. नहीं कर सकते. Okay, perfect. Yeah. मैम, जरूरी है स्प्लिट करना? नहीं करे तो भी चले ना, उसको एज इट इज रखे तभी भी? हाँ, देखो सबका अन्वय अपना अलग अलग होगा। हाँ, सेम नहीं होगा, सबका अन्वय अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उड़ाता है बालक एक पतंग, तो किसी ने कहा एक बालक पतंग उड़ाता है, और किसी ने कहा बालक एक पतंग उड़ाता है ना? तो एक वर्ड यूज हो गया, तो अन्वय आपका अलग होगा, किसी का अलग होगा। हाउ यू कंस्ट्रक्ट इट, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। Okay, ma'am. And some extra word, if you omit, that is okay. Like some extra words, there are some extra words like war or something like that. If you don't take them in the Anvay, that's okay again. No, but उसका कहीं ना कहीं कोई मीनिंग होगा ही, या तो वो वाक्य अलंकार होगा। हाँ, वाक्य अलंकार, sorry, वाक्य अलंकार। You have to write छंद पूर्ति के लिए, you have to mention it. Okay, perfect. Thank you. You have to mention it. You should let us know that you have taken cognizance of all the words in the gatha. Okay, fine, perfect. और So मैम, छंद पूर्ति वाला वर्ड हम इधर उधर कहीं भी डाल सकते हैं या उधर ही डालना रहेगा? आपको कैसे मालूम उधर ही डालना रहेगा? आप उसको तो जैसे तयेणम भन्ते, तेणम कालेणम, तयेणम, तो तय का मतलब है उस काल में, उनके द्वारा। नम वाक्य अलंकार कहीं पर भी डाल दो। अगर वो स्टार्टिंग में आया, उसकी जगह में आया, तो उसके आगे पीछे जो वर्ड है उसके साथ डाल दो। ओके मैम, ठीक है। कॉमन सेंस ही लगाना रहेगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अन्वय का मतलब है कि पोइट्री ऑर्डर को प्रोस ऑर्डर में कन्वर्ट करना। जैसे उड़ाता है बालक एक पतंग, ये पोइट्री ऑर्डर है, तो प्रोस ऑर्डर, अन्वय को प्रोस ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें पहले कर्ता को लेना, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो एक बालक इज द कर्ता,
पतंग इज द कर्म, फिर उड़ाता है क्रिया। पोइट्री के लिए उन्होंने क्रिया को पहले रख दिया। इसलिए कोई भी अन्वय करो तब ये ध्यान रखो कि पहले क्रिया छांट लो, विभक्ति सब छांट लो, फिर अकॉर्डिंग टू द विभक्ति प्रथमा विभक्ति को पहले डालो। जैसे जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में वो रामायण से विभक्ति सिखाई थी ना, तो उसमें आप 3, 4, 5, 6, 7 को कहीं भी डालो। राम ने रावण को, है ना, सीता के लिए, सो यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ सी। पहले लंका लेकर आ गए, दशरथ के पुत्र राम ने, तो राम ने के बारे में जो भी एड्रेस डिटेलिंग मिल रहा है वो पहले राम के साथ डालेंगे, है ना। कर्म के लिए कोई मिल रहा है तो कर्म के साथ डालेंगे। तो इस तरीके से वो ऑर्डर में अपने को करना। समझ में आ रहा है आपको? जैसे राम ने रावण को सीता के लिए लंका में तीर से मारा, ये एक ऑर्डर हो गया। और एक ऑर्डर क्या होगा? राम ने रावण को, या राम ने लंका में सीता के लिए तीर से रावण को मारा। तो ऑर्डर अलग अलग हो गया ना, तो मीनिंग तो आ गया, सारे वर्ड्स भी यूज हो गए, ग्रामेटिकली भी रॉन्ग नहीं है। अब कोई कहेगा कि रावण को राम ने मारा, ये भी करेक्ट है, लेकिन हमको प्रोस ऑर्डर में ये सिखाया गया, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। बाकी सब विभक्ति को आप कोई भी ऑर्डर में डाल सकते। और जिसका जिसका एडजेक्टिव है वो उसके पहले लग जाएगा। जैसे राम ने 10 मुख वाले रावण को, है ना, सोने की लंका में, सुंदर सीता के लिए, बहुत ही तीक्ष्ण तीर से मारा। तो वो एडजेक्टिव वो वर्ड्स के पहले लग जाएंगे। और बहुत क्रूरता से मारा या बहुत सम्यक दृष्टि के साथ मारा, तो कैसे मारा, तो वो एडवर्ब हो गया। बाकी विशेषण हो गए। फिर मैं सबको मनुष्यों को संबोधित करते बोल रही हूँ, हे मनुष्यों, तो हे मनुष्यों को पहले लेंगे, लास्ट में डालने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरीके से सारे बड़े बड़े वाक्य होते हैं। आगम में आप देखेंगे 3-3, 4-4 लाइन का एक वाक्य होगा। तो उसमें भी यही रूल है, पहले कर्ता निकालो, पहले क्रिया निकालो। क्रिया को निकालना इजी है, ई ए दीदे, है ना, ऊदू, ई और या कृदंत देख लिया तो कृदंत क्रिया मिल जाती है। फिर उस क्रिया का कर्ता कौन है, तो उसमें ओ देखो, ओ विभक्ति देखो, देवो देवा की तरह, या नपुंसकलिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। फिर विशेषण जितने हैं उनको अलग कर दो। फिर क्रियाओं को छांटते रहो तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, अनुवाद में हेल्प हो जाता है। ऐसे आप लोग आगम उठाओ, अभ्यास करो, क्योंकि सारी जो आगम की तो गाथाएं हैं, टीकाएं हैं, वो संस्कृत में है, तो संस्कृत वाले भी इसी तरीके से मीनिंग निकालते हैं। अब जैसे भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, ये पोइट्री ऑर्डर है, इसको प्रोस ऑर्डर में कन्वर्ट करो, है ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बुक रखो और भक्तामर को प्रोस ऑर्डर में कन्वर्ट करो, और प्रोस ऑर्डर में ही ट्रांसलेट किया हुआ नीचे मिलेगा। ऐसे ही उत्तराधीन सूत्र हस्तीमल जी महाराज साहब की 3 किताबें मंगाओ, बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। और फिर उनका करो, टू बिगिन विथ उत्तराधीन सूत्र से चालू करो, क्योंकि वो प्राकृत लेटर प्राकृत है और सिंपल है। जितनी सिंपल है वो उतनी लेटर है, और जितनी क्लिष्ट है वो उतनी पुरानी है। और पूछो, चलो पढ़ाई चालू कर दे। प्रिया मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। ये जो पाठालोचन का चैप्टर था ना, तो उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन कि पाठालोचन एक विज्ञान है, उक्त कथन पर विस्तार पूर्वक पेज नंबर बोलो। नहीं, पेपर से क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। जो आपने भेजा था उसमें कि पाठालोचन एक विज्ञान है, उक्त कथन पर विस्तार पूर्वक अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें like if like we have to write about the procedure
of Pathalochan and why that procedure, how that procedure is Vaignanik, right? हाँ, yes, correct. देखो इसमें है ना पांडुलिपि पाठालोचन में यू हैव कितने पेजेस का मटेरियल है? 40 to 54, अराउंड 15 पेज का मटेरियल। वो पूरा मटेरियल आप लिखोगे ना और आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं लिख रहे हो तो आपको आधे मार्क ही मिलेंगे। पहले तो फर्स्ट पूरे 15 पेज लिख नहीं सकते, साइड हेडिंग्स को सब निकाल करके याद करो और याद करो, सब साइड हेडिंग्स याद करो और फिर लेसन को 2-3-4 बार पढ़ लो, ठीक है? और फिर क्या करना, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर उठाना। पूरा पूरा लिखना जरूरी नहीं है, it should match with the question. So you have to bring out the scientific aspects of Pathalochan. Other things को आप खाली मेंशन करके छोड़ो। Okay. So एकदम डिटेल में भी प्रोसीजर बोलना उतना जरूरी नहीं है। मेन पॉइंट्स एंड व्हाई इट इज बट वो जो पद्धति है ना, विज्ञान है, तो उसकी वैज्ञानिक पद्धति आपको बतानी पड़ेगी। बराबर है, हाँ। बस उतना ही बताना, बाकी का डेकोरेशन में यूज कर लो और इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, न्यूक्लियस। हाँ, और ये दूसरा क्वेश्चन भी उसके ऊपर था, उसमें पाठालोचन की प्रणालियों का संक्षिप्त में परिचय देते हुए पांडुलिपि का वंश वृक्ष का उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कीजिए। तो बेसिक फैमिली ट्री इज ओके ना, उसमें मीन्स 3 मेथड्स वी कैन डिस्क्राइब एंड देन वी से के दिस इज द ट्री एंड व्हाट इट मीन्स। नहीं, पहला व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वापस बोलो। इट इज पाठालोचन की प्रणालियों का। हाँ, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले व्हाट इज पाठालोचन यू हैव टू टेल, देन व्हाट आर द डिफरेंट प्रणालीज यू हैव टू डिस्कस, राइट। देन एक प्रणाली में अपने को वंश वृक्ष मिलता है तो उसको द लास्ट वन साइंटिफिक, बस। हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द आंसर। ओके, या। हाँ, और पूछो। बिकॉज दोनों क्वेश्चन थोड़े मिक्स है ना, सेम पेपर में पूछे गए हैं, बट वो लास्ट का पार्ट का आंसर काइंड ऑफ सिमिलर रहेगा ना। हाँ, देखो एक एक लेसन में आप लोग क्या करो, 4-4 क्वेश्चन बना लो। एक एक लेसन को उठाओ और सब लोग 4-4 क्वेश्चन बना लो और वो क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर्स रेडी कर दो दिमाग में, ठीक है? तो एग्जाम में लिखना इजी हो जाएगा। और पूछो। थैंक यू मैम। और किसी का कोई डाउट? देखो आज मैं है ना पोर्शंस खत्म करना चाहती हूँ, तो मैं उसके हिसाब से 155 से 204 एटलीस्ट 50 पेजेस पढ़ाने वाली हूँ। जल्दी से प्रार्थना करो, जल्दी, मैं नहीं करने वाली। मैं अगर पोर्शन पूरा नहीं हुआ तो मैं तो वापस आने वाली नहीं हूँ क्लास में ये पढ़ाने के लिए। जल्दी करो लोगों। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमंगवै मंगलम परमंगवै। चलो, थैंक यू। सब लोग निकाल लीजिए लेसन नंबर। वो पाठालोचन थोड़ा सा बच गया था ना लास्ट क्लास में, वो आप लोग बाद में देख लेना। अभी मैं काल निर्णय पर आती हूँ। पाठालोचन का लास्ट का पार्ट थोड़ा रह गया था ना लास्ट क्लास में, समय हो गया था, फिर रीटा जी ने कहा बस करिए, याद है? हाँ मैम,
मैम वंश वृक्ष अपने मन से भी बना सकते हैं मैम, कैसे कैसे ही बनाना है इनके मन जैसे? मन से वो भी मन से बनाया हुआ। अच्छा ठीक है। वो भी मन से ही बनाया हुआ। चलो अभी हम काल निर्णय निकालते हैं, निकाल लीजिए लेसन नंबर 6। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन नहीं टाइटल में ही विषय आ जाता है। अध्याय 6 काल निर्णय। किसी भी पांडुलिपि का अगर किसी ऑथर ने काल का निर्देश नहीं दिया है तो उसका निर्णय कैसे करना, व्हाट आर ऑल द वेज। समझ में आया? जैसे आजकल अपन लोग कुछ भी लिखते तो पहले डेट लिखते हैं, कोई भी लेटर लिखते तो डेट लिखते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं था, वो सीधा लिखते थे और लास्ट में काल का निर्णय बताते थे। वो भी कैसे कि फलाने राजा के टाइम में, फलाने संवत में, फलाने चैत्र, पूरा लूनार कैलेंडर से बताते थे, भाद्रपद चैत्र, है ना, और वो ईयर कैसे नाम लिखते थे और राजा के नाम से वगैरह वगैरह, वो सब अभी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो पांडुलिपि में पहले तो लिपि की समस्या है ना, वो लिपि पढ़नी हमको आती नहीं है, तो उसके समस्या के बाद काल निर्णय की समस्या आती है, उसके बाद शब्द और अर्थ की समस्या आएगी, फिर उसके रख रखाव की समस्या आएगी। इस प्रकार ये 3 लेसन हम अभी पढ़ने वाले। काल निर्णय की समस्या, शब्द और अर्थ की समस्या और रख रखाव की समस्या। ये है 6, 7, 8 लेसन। याद करना इजी होगा ना? ठीक है, तो सबसे पहले तो काल को हम काल की दृष्टि से पांडुलिपि को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जिसमें काल का संकेत दिया हुआ है और एक वो जिसमें काल का संकेत सूत्र नहीं मिलता। तो अभी किसी ने कहा कि मैंने शक संवत के 11वें वर्ष में ये लेख लिखा, काल का संकेत तो उन्होंने दिया है बट आपको कैलकुलेट करना नहीं आता ये शक कौन सा कैलेंडर है और ये शक के राज्यारोहण का काल से लेना है या शक के राजा के जन्म से लेना है, तो वो भी कैलकुलेशन की समस्या हो जाती है ना। तो इस प्रकार समस्याएं आती है। ठीक है, तो काल संकेत वाली पांडुलिपियां भी काल निर्णय के लिए समस्या बन जाती है, और कभी तो काल संकेत ही नहीं मिलता है तो उसका काल का निर्णय कैसे निकालना, वो तो अपने आप में एक समस्या ही है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हम पढ़ेंगे। तो काल संकेत कितने प्रकार का है? तो सबसे पहले तो राज्यारोहण के काल के आधार पर, फिर नियमित संवत के उल्लेख में, है ना, कौन सा ईयर, शका एरा, विक्रम संवत, क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा वगैरह वगैरह, समकालीन संदर्भों के आधार। अब हमको न राज्यारोहण का काल का निर्देश मिल रहा है न कोई संवत का उल्लेख मिल रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने, है ना, कोई फॉरेन ट्रैवलर आया था ऐसा हमको निर्देश मिलता है, तो वो फॉरेन ट्रैवलर के आने का टाइम क्या है, उसके बेसिस पे इसका फाइंड करेंगे कि ये पांडुलिपि इस समय की होगी। अनुमान से ही चलेंगे, प्रत्यक्ष तो हमारे पास प्रमाण है नहीं, तो अनुमान से हम जो भी नियर अबाउट ला सकते हैं वो लाते हैं। प्रथम पद्धति का निर्वाह अशोक के शिलालेखों में मिलता है। अशोक ने जब अपने शिलालेख लिख पाए तो उन्होंने अपना वहां पर निर्देश किया, क्या किया, द्वादश वसामि सितेन मया इदम आज्ञापितम, यानी मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, इदम यानी यह, आज्ञापित किया गया, आज्ञा मतलब आज्ञा दी गई, कब, द्वादश वसामि 12 वर्ष के सितेन, सितेन का मतलब क्या है, उसके राज्य वर्ष के 12वें वर्ष में, राज्य काल के 12वें वर्ष में मैंने ये खुदवाया, तो एकदम अपने को टाइम मिल जाता है। अब अशोक का टाइम पीरियड क्या है वो दूसरे सोर्सेस से पता करते हैं कि कब उसका राज्यारोहण हुआ, वो सब यहाँ नहीं दिया हुआ, so that you have to bring out and then you have to bring out the date of this inscription. ये इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख इज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब नीचे एक है ना
बात कही गई है। देखो, अशोक के शिलालेखों में, अभिलेख, जिसको शिलालेख बोलो, अभिलेख बोलो, उसमें अजमेर के वास बड़ली ग्राम से हमें एक प्राप्त होता है। अभी हम लोग कोप्पल गए थे ना, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा अशोक का शिलालेख था, लेकिन समय के अभाव के कारण हम लोग देख नहीं पाए। ठीक है, तो वहां अभी वो है ना, अजमेर के अजायब घर मतलब म्यूजियम में रखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, गौरी शंकर ओझा इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेख मानते हैं। इससे हमें महावीर का डेट का पता चलता है। महावीर का डेट इज फिक्स्ड बाय हिस्टोरियंस एज 527 to 599 BC। वो हिस्टोरियन कैसे वो डेट निकाले, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस। चले, तो उसमें 2 पंक्तियां हैं। वो क्या कहती है, वीराय भगवतम चतुरासिति बस। इसका मतलब क्या, आगे अंदर में भी ये पाठ का दिया हुआ है जिक्र, ये लेसन का जिक्र वो 157 पेज नंबर में भी दिया हुआ। तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है कि वीर या महावीर के निर्वाण के चतुर और आसी 80, so got it, चतुर एंड आसी इज 80 एंड चतुर 80 पर 4, दैट इज 84, है ना। आप लोगों को संख्यावाची शब्द में भी पढ़ाया था कि पहले यूनिट्स आएंगे, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड। तो इसी प्रकार यहाँ पर 84वें वर्ष में लिखा गया। तो वो महावीर के निर्वाण दिवस से काल गणना करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसे ही जैसा यहाँ पर दिया हुआ ना, ऐसे ही यहाँ पर राजा लोग क्या करते थे, अपने राज्याभिषेक के वर्ष से उल्लेख कर देते। ऐसे ही शुंग के शिलालेखों में भी यही पद्धति पाई गई है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात है ये पद्धति है काउंटिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ, क्या बोले, उनका राज्याभिषेक से उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो उसके नमूने दिए हुए हैं, वो आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि कितने प्रकार के संवत अपने को मिलते हैं। देखो, पहले तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, शक संवत। अब शक संवत में क्या लेना, वो मैं बाद में बताऊंगी कितने प्रकार के कैलेंडर्स मिलते हैं। जैसे शक के संवत 500 to 1268 तक के शिलालेखों में वर्ष के साथ निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग है। कहीं पर शक नृपति राज्याभिषेक संवत्सर, कहीं शक संवत, कहीं शाक। तो सब जगह हमको वहां पर राजा के अभिषेक का ही टाइम समझना चाहिए, इवन दो इट इज नॉट मेंशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आइए, दूसरी पद्धति, पेज नंबर 157। दूसरी पद्धति में प्राप्त नियमित संवत के काल संकेत होने के बावजूद समस्या यह उठती है कि उसमें वर्तमान ऐतिहासिक काल संकेत की परंपरा में किस प्रकार यथास्थान दिखाएं। तो वो जो अभी अपन ने वो पढ़ा था ना फुटनोट, वही फुटनोट वापस यहाँ पर दिया। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ श्वेतांबर जैन आचार्य मेरु तुंग सूरी ने महावीर संवत और विक्रम संवत में 470 इयर्स का अंतर बताया। ठीक है, महावीर और विक्रम के टाइम में 470 ईयर। यू नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी जो क्रिश्चियन एरा चलता है उसमें यू हैव टू ऐड 57 इयर्स, देन यू गेट विक्रम का कैलेंडर। टू दैट यू ऐड 470 इयर्स, तो यू गेट महावीर के निर्वाण का कैलेंडर। समझ में आए? आप आपका पद्मोदय कैलेंडर उठाओ और उसमें सब दिया हुआ है, विक्रम संवत कौन सा है, शक संवत कौन सा है, वीर निर्वाण कौन सा है, पंचम आरा कौन सा है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको खाली थोड़ा सा बता रही हूँ। आप समझ रहे हैं क्या, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व है, उसमें 470 इयर्स का और ऐड कर दें तो यू गेट द ईयर 527।
दैट इज द टाइम भगवान महावीर का निर्वाण। और बर्थडे में 72 ऐड कर दो तो यू हैव टू गो बैक इन टाइम, तो 599 BCR। उसमें और 250 ऐड कर दो तो पार्श्वनाथ का टाइम आ जाएगा, उसमें और इतने ऐड कर दो तो नेमिनाथ का टाइम आ जाएगा। लाइक दैट दे विल। अभी वो सब तो कैलकुलेशन कोई करता नहीं है, क्योंकि कोई कहते हैं कि कृष्ण को हुए 5000 वर्ष हुए, और हम मानते हैं कि नेमिनाथ को 84,000 वर्ष पूर्व हुए। अब वी डोंट नो। You understand what I'm telling? क्योंकि कृष्ण और नेमिनाथ समकालीन है, देयर कैन नॉट बी सो मच ऑफ टाइम डिफरेंस लाइक दैट। ओके, तो अभी आपको विक्रम संवत का वीर निर्वाण संवत से दोनों का परस्पर ईस्वी सन से कैलकुलेशन मिला। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर आइए, कहाँ पर आएंगे, हाँ 162 में आइए। कितने प्रकार के संवत दिए हुए हैं। फर्स्ट है भारत में प्रचलित संवत, 154 है। हाँ, पहला है वर्धमान संवत, वर्धमान यानी वीर निर्वाण का संवत। फिर राज्य वर्ष, अशोक के शिलालेखों में राज्य वर्ष का उल्लेख। फिर नियमित संवत या शक संवत, शक वाज अ किंग, तो उसका जो कैलेंडर चलता है। फिर शालिवाहन संवत, फिर है कुषाण संवत, फिर विक्रम संवत, फिर गुप्त संवत। सब जो किंगडम्स हुए ना, वो अपने अपने राजा के से एक कैलेंडर चलाए। जैसे आज हम लोग सब जो वेस्टर्न क्रिश्चियन, मतलब नॉट क्रिश्चियन, इंग्लिश कैलेंडर चलाते हैं, तो वो रोमन एम्पायर के डेट से वो चलता होगा, या जीसस के टाइम से चलता है। कोई अभी सब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसलिए हम लोग अभी विक्रम वीर निर्वाण सब लोगों को पता ही नहीं। और 5वां आरा लग के कितना साल हो गया वगैरह वगैरह, है ना, वो सब आपको कैलेंडर्स पे, इंडियन कैलेंडर्स में मिल जाए। वल्लभी संवत, हर्ष संवत, इसके अलावा नीचे देखो सप्तऋषि संवत, कलयुग संवत, बुद्ध निर्वाण संवत, बारहस्पत्यम, बृहस्पति से बारहस्पत्य संवत, या 12 वर्ष का, 60 वर्ष का, ग्रह परिवृत्ति संवत, हिजरी संवत। इफ यू गो टू द गल्फ कंट्रीज, दे विल फॉलो द हिजरी संवत। ओके, फिर शाहूर सन, सूर सन, अरबी सन, मृग साल, मुगल, फिर फसली सन। इतने मतलब आपको कैलेंडर्स मिलेंगे। तो हिजरी बहुत, क्या डिफरेंस है? आई टोल्ड यू नो, अलग अलग राजाओं के टाइम से, किंगडम के टाइम से अलग अलग कैलेंडर चला दिए, तो उसमें आपको प्लस माइनस करना रहेगा। इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट टू क्रिश्चियन एरा, इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट टू विक्रम एरा। तो एक एग्जांपल अभी करके बताया ना आपको। यस मैम, पर ये इतने सारे हैं ना, तो अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग है क्या, वैसे पूछ रही थी। नो 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 नो, अलग, एक ही इंडिया में ही इतने संवत मिलेंगे आपको। ओ, एक ही इंडिया में आपको इतने संवत मिलेंगे, बाकी जो हिजरी वगैरह है वो आउट ऑफ इंडिया मिलेंगे। अच्छा। अभी समझ लीजिए कोई मुस्लिम पर्सन इज राइटिंग हिज डॉक्यूमेंट, तो वो हिजरी डेट देगा, तो आपको हिजरी का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कोई शक संवत देगा लिटरेचर में, कोई शक एरा का दे रहा है, कोई विक्रम एरा का दे रहा है, कोई वीर निर्वाण का एरा दे रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे जब आपको ये हिस्ट्री पीस नहीं मालूम। तो इसलिए पांडुलिपि विशेषज्ञ को बेसिक ये हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो मैम उसका जो आप बोले ना, कृष्ण भगवान का 5000 ईयर्स का और नेमिनाथ भगवान, तो वो कैलकुलेशन इसमें नहीं आएगा संवत के अकॉर्डिंग, ऐसे देखे तो? क्योंकि उसका कोई हमें लिटरेचर इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, हमको आगम में मिलता है कि इतने 80,000 वर्ष बिफोर पार्श्वनाथ भगवान नेमिनाथ हुए, या वॉट एवर नंबर ऑफ ईयर्स। जबकि वैदिक ट्रेडिशन में कृष्ण का टाइम 5000 वर्ष निकालेंगे। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, आप लोग भी पढ़िए वो बुक, जैनिज्म एंड द न्यू स्पिरिचुअलिटी। उसमें वस्तुपाल पारेख ने लिखा है कि हम जो ये 24 तीर्थंकर का टाइम पीरियड बोलते हैं ना, इतना कोड़ा कोड़ी वगैरह वगैरह उतना नहीं है करके, वो एकदम कम टाइम में 24 तीर्थंकर का टाइम दे। अब उसका बेसिस क्या है वो तो वही जाने, मेरे को नहीं मालूम, मैंने वहां पढ़ा।
समझ रहे हैं क्या? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है टू प्रूव कि कोड़ा कोड़ी सागरोपम है और इतने 24 तीर्थंकर हुए, अदर देन आगम प्रमाण। कोई तीर्थंकर ने तो अपनी डेट लिखी नहीं ना कि इस संवत में मैं हुआ था। हाँ, कोई तो मिलता नहीं ना अपने को। देखो जो 500 साल पहले का लिखा हुआ है वो भी सब नष्ट हो गया। तो 2500 साल पहले तो कोई तीर्थंकर लिखता नहीं है। क्यों नहीं लिखता मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, मैं लिखता है नहीं है ऐसा बोल दी फ्लो में, लिखते नहीं है। इसका कारण ये है कि कोई भी महापुरुष अपने ग्रंथ नहीं लिखते, चाहे वो महावीर हो, बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, उनका लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर लिख देंगे ना तो बस वो सत्य उतना ही है, सबमिट करके रह जाए, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, इतना ही वो फिक्सिंग हो जाता है। इसलिए वो लिखते नहीं, वो फरमा देते हैं, लिखने वाले जाने न पढ़ने वाले जाने। समझ में आया क्या? पर मैम उनको गंधर्व भी तो प्रार्थना- उनका ही प्रवचन लिखते हैं, तो फिर उसको भी तो समझते ही है ना। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं आप लोगों को 2 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अब उन सबको आप लिख करके बताइए, प्रिया मैम के प्रवचन में सब लिख करके बताइए, लिख सकते हैं? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में तो कितना एसेंस बताते हैं। सब थोड़ी कोई गंडर भी डॉक्यूमेंट कर सकते। नहीं समझ में आया मैम। मैंने एग्जाम्पल मेरा दिया कि 2 साल में जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी आप लोग सब डॉक्यूमेंट करोगे तो कोई आधा करेगा, कोई कभी बोलूंगी, कोई कुछ करेगा, पूरा तो कोई एक साथ तो ला ही नहीं सकता। तो ऐसे वे ही ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अलग होगा। ऐसे ही वो टाइम में वो आचार्यों ने जो लिखाया, पढ़ाया, समझाया, और थोड़ा थोड़ा ही तो शास्त्रों में आए। मैम थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो जाएगा ना मैम फिर हो तो। और बाकी तो उन्होंने जी करके बताया ना, बाकी तो तीर्थंकरों ने जी करके बताया, वो सब जिसको जो समझ में आया उतना लिख दिया। तो मैम जो आगम वहां से हमारे पास आए हैं तो वो तो कितने मतलब कितना प्रोसेस होके आए, तो कुछ कट शॉट तो हुआ ही है उसमें। तो मैं तो आपको बोल रही हूँ ना कि श्वेतांबर लिटरेचर इंटरपोलेटेड है, दिगंबर लिटरेचर 14 दृष्टिवाद भी पूरा याद नहीं है, 14 पूर्व में से 2 पूर्व का 2 पार्ट ही एक कुंद कुंद ट्रेडिशन में आ गया और एक छठखंड आगम गोमटसार के ट्रेडिशन में आ गया। दैट इज द 12th अंग। और 11th अंग है, उसमें एक भी आपको सिस्टमैटिक नहीं मिलेगा, एक भी आगम सिस्टमैटिक नहीं मिलेगा। सब जगह मुनि आचार घुसा दिया गया, इतना वस्त्र लो, इतना आहार लो, ये आधा कर्मी दोष, वो दोष, वो दोष, वो दोष ही भर दिया। आप आगम उठाओ ना, 32 आगम या 45 आगम, उसमें आधा पार्ट तो टोटल मुनि आचार के दोष प्रायश्चित वही दिया हुआ। यस मैम। और 1/4 पार्ट है वो स्टोरी लिटरेचर, और 1/4 पार्ट है वो मेटाफिजिक्स है। और सब मिला करके सब आगमों में सब बातें आ जाती है, सब आ जाती है, मतलब सब में मुनि आचार भी है, स्टोरीज भी है और तत्व ज्ञान भी है। सिस्टमैटिक तो कोई अनुयोग रूप में नहीं मिलता है ना। आप भगवती उठा लो, उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगा, उसमें आपको मेटाफिजिक्स भी मिलेगा, उसमें आचार विषय भी मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी भी मिलेगा। ऐसे ही दशवे कालिक उठा लो, 50% से ज्यादा तो पूरा मुनि आचार्य भरा। देखो मुनि आचार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रत्नत्रय तो आना चाहिए ना। सिर्फ आचार 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 बोलने से उसका आचार थोड़ी डाला जाता। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आचार ही शोभित होता है, ये भी आगम में लिखा हुआ। क्लियर? यस मैम। जैसे आपको तत्वार्थ सूत्र सिस्टमैटिकली मिलता है, और तत्वार्थ इज एक्सेप्टेड बाय बोथ। 7 तत्वों का डिटेल में वर्णन और उसका पूरा एनालिसिस।
सो वो रोल मॉडल बन गया सारे न्याय ग्रंथों के लिए। ये आपने पढ़ लिया है परमागम में, तत्वार्थ मणि प्रदीप उठा के पढ़ ले वापस। यस तो मेरे 3rd ईयर के परमागम के लेक्चर सुन लो। यस मैम, सुनती हूँ मैम कभी कभी। ठीक है ना, तो वो कितना सिस्टमेटिक है वहां पर। देखो मैं एक बात बोलूं कि मैं भी श्वेतांबर ट्रेडिशन में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आई हैव रेड ऑलमोस्ट ऑल द आगम, लेकिन मुझे हमेशा एक रहता था कि क्या सब में यही बात है, घूम फिर के वही वो बातें आती। षड्द्रव्य, 9 तत्व, मुनि आचार, श्रावक। षड्द्रव्य, 9 तत्व और 24 तीर्थंकर इतिहास वगैरह सब मौलिक इतिहास में पढ़ लिया, वो भी पूरा पढ़ने को आगम में नहीं मिलता है। वो भी बाद में टीका साहित्य में और दूसरे साहित्य से अपने को पता चलता है, त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र आदि आदि। आगम में तो वो भी नहीं मिलता पूरा। तो मैं सोचती थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़। फिर ये दिगंबर लिटरेचर पढ़ने से सब गड़बड़ पकड़ में आ गई, इतना इंटरपोलेशन हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अब जो भी हो, श्वेतांबर लिटरेचर भी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आचारांग इज माय फेवरेट, उत्तराध्ययन इज माय फेवरेट, दशवेकालिक पढ़ाते हैं हम लोग, उपासक पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में आपको 10 ग्रंथ पढ़ाते हैं। उसका बेस रख के ये आगम समझ में आ जाता है। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाए मैम, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाए। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? पूरे 45 आगम का सार बताते कि नहीं बताते? यस मैम, फिर अच्छे से लिटरेचर में जाते हैं। मैम। वो बताए इसीलिए इंटरेस्ट आया, तभी तो प्राकृत सब पढ़ने में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं जानना है। ठीक है, चलो ये हो गए इतने संवत। तो आपको एग्जाम में सारे संवत नहीं लिखने हैं, इतने इतने संवत मिलते हैं, बस इतना ही लिख पाओगे आप। समझ में आया क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? बाकी मैक्सिमम 90% इज फॉर योर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसका भी 10% आप एग्जाम में लिखोगे, वही बड़ी बात। पूरी बुक आप नहीं लिख सकते, ना लिखने से आपसे एक्सपेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, लॉजिकल फ्लो में पॉइंट्स रूप में ऐसे को कवर करना फॉर दिस पेपर एंड फॉर द फर्स्ट पेपर। और क्वेश्चन पेपर पूरा वेदर ऑनलाइन ऑफलाइन जयपुर वाला ही हो। ठीक है, हम लोग अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएंगे। बनाने को हम लोग भी 10-20 बना सकते हैं, लेकिन कितना भी बनाओ, आप लोग क्वेश्चन पेपर बना बना करके टेस्ट लिख करके तैयारी करो, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, फोर्थ पेपर। आज के बाद आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी अपनी है। हमने तो 1 साल में बहुत दे दिया, अब आपकी मर्जी, आप एग्जाम लिखो तो क्या, नहीं लिखो तो क्या। वी आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। हाँ, इतना सोचेंगे कि भाई देखो हमने खून पसीने से हमने इनको पढ़ाया और इनको इतनी भी परवाह नहीं है। चलो इनके क्रमबद्ध में यही है, भगवान भला करे उनका। हम आपके प्रति भी क्या बोले, विस्तार भाव ही रखेंगे, करुणा का भाव ही रखेंगे कि कब आपका टाइम आएगा तब आप लिखोगे। आपके हाथ में भी नहीं है, आप तो निर्दोष हो। मैम इसमें इतना डिटेल है ना कि वो पैराग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे। मैं तो कभी कभी वो सोचती हूँ। और इसमें एक क्वेश्चन वैसा भी है कि प्राकृत वो पांडुलिपि कैसे लिखी हुई है, र को ऐसे लिखते हैं, वहां बड़ी मात्रा, वैसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या? फर्स्ट चैप्टर में पूरा वही है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है ही नहीं, मोटे मोटे रूप में क्वेश्चन आएंगे। तो कितने लेसन से अपने, हाँ हाँ, पेपर तो एग्जॉस्टिव है ना। यहाँ पे 8-9 चैप्टर है, 9 चैप्टर के आप कितने क्वेश्चंस लिखने एग्जाम में? 3 या 4 बस। और हम पूरे 9 इतने डिटेल में। आप लोग आपका नुकसान कर रहे हो क्वेश्चंस पूछ। मैं तो छोड़ दूंगी, मैं तो बता दूंगी, आप पढ़ लेना बाद में। नहीं मैम, पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते लगता है इसको भी फुल पढ़े क्या, इस सब टॉपिक को भी फुल पढ़े क्या। बहुत सारे हेडिंग्स है, फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स इतने सारे हैं क्या, इसके लिए थोड़ा डाउट आया था। ठीक है, चलो
आप है ना मोटे मोटे रूप में पढ़ लो और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर लिखना सीख लो। यस, बस इतना ही मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला काल संकेत के आधार पर, और दूसरा कैसे काल संकेत मिले तो कैलकुलेशन के आधार पर। अब तीसरा है समकालीन संदर्भों के आधार पर। समकालीन संदर्भ, तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि शिलालेख में यूनानी राजा अंतियोकस द्वितीय, पेज नंबर 158 ओके, तक पश्चिमी एशिया के शासक थे। अब जैसे किसी ने, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में, आपने पढ़ा होगा फाहिन ह्यूएन सांग, चाइनीज ट्रैवलर्स केम टू इंडिया। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी हम लोग नॉर्थ कर्नाटका गए थे ना, तो वहां पे विजयनगर किंगडम के रूइंस देखे। तो वहां पर क्या है, ये फॉरेन जो चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे ना, उनके भी इमेजेस बने हुए हैं। आपको मैं ग्रुप में भेजूंगी अगर आप पूछोगे तो फिर इससे पता चलता है कि विजयनगर किंगडम के टाइम में, अब जैसे विजयनगर का कोई टाइम पीरियड नहीं मिलता समझ में, तो हम ये फाहिन ह्यूएन सांग के टाइम पीरियड से उसको ट्रैवल कैलकुलेट करके देते। समझ में आया? तो किसी, जैसे समझ लीजिए अभी हमारे पास कंप्यूटर रिलेटेड कोई शिलालेख, कोई लिटरेचर मिलता है, और मैं उसको 18th सेंचुरी या 15th सेंचुरी का बोलती हूँ, तो गड़बड़ वाली बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उस जमाने में तो कंप्यूटर था ही नहीं ना। तो ये समकालीन संदर्भ हो गया। समकालीन संदर्भ में 15वीं शताब्दी में कंप्यूटर है ही नहीं, तो मैं कैसे उस लिटरेचर को 15वीं शताब्दी का बोल सकती हूँ? तो वो लेटर पीरियड का हुआ ना। ऐसे ही उस जमाने में वहां पर देखेंगे कि इस जमाने में पाणिनि हुए या पतंजलि हुए या ये हुए वो हुए, तो उसके बेसिस पे वो लोग कैलकुलेट करें। अभी मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, समझ लो कि एक 50-100 वर्ष के बाद एक यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या न्यूक्लियर अटैक हुआ और सब इंडिया का कल्चर खत्म हो गया। अब 50-100 साल के बाद कोई आएगा और नरेंद्र मोदी और रामदेव बाबा का टाइम पीरियड फाइंड करे। ऑन व्हाट बेसिस ही इज गेटिंग द वीडियोज, और कुछ तो भी लिटरेचर मिलेगा उसके बेसिस पे कि अच्छा रामदेव ने नरेंद्र मोदी का उल्लेख किया है, तो ये दोनों समकालीन रहे हैं, या नरेंद्र मोदी ने रामदेव बाबा का उल्लेख किया तो ये समकालीन रहे। इनका पीरियड ऑलमोस्ट नियर अबाउट लेकर आए। तो ऐसे ही उस जमाने में पाणिनि के टाइम में पतंजलि हुए, महावीर के टाइम में बुद्ध हुए, कौन सी घटना घटी थी, उसके बेसिस पे उस पांडुलिपि का डेट निकालने की कोशिश करते हैं। कौन? पांडुलिपि विशेषज्ञ, है ना, पांडुलिपि पर काम करने वाले लोग। तो उसके कुछ नमूने दिए हुए हैं समकालीन संदर्भ के। तो और डीप में आप सत्येंद्र की बुक उठा के पढ़ोगे तो आपको और डिटेलिंग मिलेगा। ये तो एवरेज वर्जन ऑफ डॉक्टर सत्येंद्र की बुक है। नेक्स्ट है अंतरंग साक्ष्य। अंतरंग साक्ष्य का मतलब क्या है कि देखो, आज हम सब अ लिखते हैं, तो ऐसा अ लिखते हैं ना, त्रि डाल करके। और उस जमाने में कैसे लिखते थे? आजकल हम गंगा लिखते हैं तो ग के ऊपर डॉट डाल करके लिखते हैं, लेकिन उस जमाने में कैसे लिखेंगे? ग इंग ग, इंग डालेंगे। चंपा, च आधा म पा। आज हम लोग सब इतने सुविधावादी हो गए, सबके ऊपर अनुस्वार डाल के छोड़, तो उससे पता चलेगा कि ये लेटर डेट का है, वो ओल्डर डेट का है। तो अंतरंग साक्ष्य यानी उसकी वो उसके शब्द कैसे लिखे गए हैं, उसके लिपि कैसी लिखी गई है, तो इससे हमें उसका क्या है, जैसे कि समझ लीजिए पतंजलि ने योग के ऊपर ग्रंथ लिखे, तो ऐसे ही 50 ग्रंथ योग के मिलेंगे आपको। तो हमें पता चलेगा कि पतंजलि का इन्फ्लुएंस इन पर हुआ है और ये बाद का लिखा हुआ है, तो उससे हम उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर रुकूंगी नहीं, मैं मतलब शॉर्ट में ही सब आपको बता रही हूँ। तो उसके नमूने दिए हुए हैं। भैया थोड़ा देखो ना कौन है। नहीं भैया नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भैया। ठीक है, तो यहाँ पर ये है ना, बहुत ही मतलब जटिल पद्धति है।
उपर्युक्त पद्धतियों के अतिरिक्त पेज नंबर 160 में एक काल संकेत की और एक पद्धति मिलती है जिसे जटिल पद्धति, जटिल यानी हार्ड। इसमें क्या कहते हैं, प्रायः 15वीं शताब्दी के बाद के हस्तलिखित साहित्य में हमें ये पद्धति देखने को मिलती है। इसमें ये क्या करते हैं, रचनाकार चमत्कार, कवि कौशल या अनोखापन दिखाने का प्रयास करता है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये लेटर डेवलपमेंट है, नवीनता प्रदर्शित करना चाहता है। तो यहाँ पर देखो एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, संवत 1716 कवि दिन तिथि रजनीश वेद रस, माघ पुनीत मकर गत भानु, असित पक्ष ऋतु शिशिर समानु। ये है डेट का कैलकुलेशन करने के लिए नमूना। अब कैसे डेट कैलकुलेट करेंगे, तो देखो संवत 17, तो इट विल बिकम विक्रम संवत। जब कोई संवत का उल्लेख नहीं है तो वी टेक विक्रम संवत। विक्रमादित्य का, यू नो द स्टोरी ऑफ विक्रमादित्य, नो, बहुत फेमस स्टोरीज है, राजा भोज, विक्रमादित्य वगैरह, मतलब बहुत ही उसका अद्भुत शासन काल था। तो उस संवत के 1716 16 में 16 और 10 तो 26 हो गया। फिर कौन सा दिन, कवि दिन, तो कवि दिन शुक्रवार माना जाता है। ये कहीं और से आपको समझना है, कौन सा दिन के लिए कौन सा नाम लिखा हुआ है। फिर तिथि रजनीश, रजनीश का मतलब है यहाँ चंद्रमा, तो चंद्रमा कितना है, 1। फिर वेद, ऊपर दिया हुआ वेद, वेद कितने हैं, 4, और रस, रस कितने हैं, 6। तो अब इन सबको ऐड करो तो क्या तिथि निकलती है, तो 6 और 4 11। फिर महीना माघ, माघ के पुनीत महीने में मकर गत भानु, जब मकर राशि चली गई थी, बीत गई थी, भानु यानी सूर्य, और कौन सा वो शिशिर ऋतु था। तो इतना मतलब एक पांडुलिपिकार को इतना मतलब लैंग्वेज और ग्रामर और लिटरेचर को कैसे इंटरप्रेट करना आना चाहिए, हिस्ट्री भी आना चाहिए। अब आप जाइए फर्स्ट चैप्टर में, आपको बताया ना कि पांडुलिपिकार को क्या क्या आना चाहिए, हिस्ट्री भी आना चाहिए, कैलेंडर भी पढ़ना आना चाहिए, वगैरह वगैरह, मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, बेसिक पेंटिंग कैसी होती है, वगैरह वगैरह। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन करने का तरीका, उसको कौन सी स्टाइल का वो पेंटिंग है, कौन सी स्टाइल का वो आर्ट है, तो थोड़ा आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में मालूम है, वगैरह वगैरह। अब काल निर्णय की समस्या है, मैं मोटे रूप में बता रही हूँ। सबसे पहले तो पाठ भेद, तो यहाँ पर कहते हैं कि एक ही पांडुलिपि के आपको 5 लिपियां मिलती है और पांचों में आपको अलग अलग डेट मिलता है। तो आप कैसे फाइंड करोगे कि कौन सी पांडुलिपि रियल वाली है और ओल्डर वाली है। पाठ भेद मिलेंगे, उसमें तिथि भेद मिलेंगे, है ना, तिथि का निर्देश करने वाले 5 तिथि बताएंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको पढ़ लेना। तो असली संवत निकाल पाना मुश्किल होता है, ये पाठालोचन के विद्वान के पास होता है, तो वो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होता है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो 5 डेट्स लिख देगा, जो जो मिल रहा है उन सबको एनेक्शर में या कहीं पर भी नोट करके लिख, फिर किसी और ग्रंथ से उनको टैली करके फिर उनके नजदीक को आने की कोशिश, कोई और पीस ऑफ लिटरेचर से वो इसको देखेगा और फिर उससे टैली करके बोलेगा नहीं ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पाठ दोष। कभी कभी क्या होता है, 60 के बदले 8 लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, 40 के बदले 42 पढ़ लेते हैं, तो हमें डेट निकालना मुश्किल होता है। नेक्स्ट आकर के विविध सन संवत का उल्लेख मिलता है, अभी बताया ना अलग अलग कैलेंडर्स का उल्लेख है, तो उसके बेसिस पे निकालना आना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये सारे कैलेंडर के लिस्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 165, वो सब आपको ही पढ़ना, मैं नहीं पढ़ा सकती वो ना, एग्जाम में वो सब आपको लिखना है, मोटे रूप में ही लिखना है। फिर काल गणना में आने वाली अड़चने, काल में
पहले तो ये बता दिया, अब आगे बता रहे हैं कि सबसे पहले तो अत्यंत जटिल है काल गणना करना। जैसे ये जानना बहुत कठिन है कि ये कौन से संवत की बात कर रहे हैं, कौन से महीने की बात कर रहे हैं, कौन से राजा के जन्म से बात कर रहे हैं कि राज्यारोहण से बात कर रहे हैं। कभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गत विगत तो निकालना मुश्किल होता है, कभी तिथि को निकालना मुश्किल होता है, कभी गणित का ज्ञान हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें बहुत सारी समस्याओं का ये नमूना वहां पे दिया। नेक्स्ट 166 काल संकेत रहित ग्रंथ के काल निर्णय की पद्धति। समझ लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो ऊपर वाला एक इंट्रोडक्शन रूप बन जाएगा और ये आपका प्राइमरी बन जाएगा, मतलब न्यूक्लियस बन जाएगा। अगर ऊपर वाला पूछे तो ये आपका कंक्लूजन में आ सकता है, इंट्रोडक्शन में आ सकता है, न्यूक्लियस में तो ऊपर वाला आएगा। तो ऐसे समझना, ठीक है। अब काल संकेत रहित है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पर दो चीजें देखनी है, एक बाह्य रूप, एक अंतरंग रूप। बाह्य साक्ष्य, अंतरंग साक्ष्य। तो बाह्य में क्या लेना, समसामयिक रचनाकार का उल्लेख कि उस टाइम में और कौन कौन रचनाकार हुए, उस समय समझ लीजिए कोई रचनाकार है जो कोई विशेष स्टाइल को फॉलो कर, कोई विषय का अनुश्रुति, अनुश्रुति यानी कोई फेमस कोटेशन, जैसे समझ लीजिए आज के ऑथर शेक्सपियर को कोट करते हैं तो इससे पता चलता है शेक्सपियर इज ओल्डर देन ऑल दीज पीपल। ऐसे फिर ऐतिहासिक कोई घटना को देखना पड़ेगा, जैसे समझ लीजिए किसी लेख में राणा प्रताप के युद्ध का वर्णन है और उसमें कोई डेट नहीं डाला हुआ, तो फिर राणा प्रताप के युद्ध का डेट निकालोगे और उसके बाद का ये डेट होगा, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। फिर कोई सामाजिक परिस्थिति, कोई सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, जैसे किसी आर्टिकल में या किसी ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख आया तो इस टाइम टू राजा राम मोहन राय के पीरियड में, मुगल और ब्रिटिश पीरियड में सती का प्रथा का मिलता है, उसके पहले का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ये बाद की रचना है, तो 4वीं शताब्दी की नहीं होगी, 15वीं शताब्दी की होगी। फिर सांस्कृतिक परिवेश, उस समय का कल्चर कैसा था, वगैरह वगैरह। अंतरंग साक्ष्य में स्थूल पक्ष देखेंगे, अंतरंग में देखेंगे कि ये कौन सा कागज यूज किया हुआ। समझ लीजिए कि आजकल सब डिजिटलाइज हो रहा है तो इससे पता चलता है कि ये 21st सेंचुरी का है ना, उसके पहले डिजिटलाइजेशन नहीं होता था, फोटोकॉपी पद्धति थी या जो भी स्कैनिंग पद्धति वगैरह। इसी प्रकार लिपि आसन, कागज के आधार पर, इंक के आधार पर, स्टाइल के आधार पर, अलंकार के आधार पर और भी कोई अन्य सूक्ष्म पक्ष में विषय वस्तु को लेकर के, रचना में आए उल्लेखों को लेकर के, आदि आदि। फिर भाषा की दृष्टि से व्याकरण संबंधी, शब्द संबंधी, मुहावरों संबंधी भी हम सब, जैसे समझ लीजिए बनारसी दास का कोई है समय सार नाटक, अभी हमें बनारसी दास का टाइम पीरियड नहीं मालूम, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उनका टाइम पीरियड कि वो जो उस जमाने की हिंदी, बुंदेलखंडी, अवधी, मैथिली, तो वो पुरानी हिंदी के नजदीक वाली बात है, तो फिर हम उसके हिसाब से उनका टाइम पीरियड निकालेंगे वगैरह। अब एक एक चीज को डिटेलिंग दिया हुआ है, बाह्य साक्ष्य में क्या समझना, अंतरंग साक्ष्य में क्या समझना वगैरह वगैरह, आप लोग पढ़ लोगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैम एक क्वेश्चन है, यहाँ दोनों में बाह्य साक्ष्य और अंतर साक्ष्य दोनों में परिस्थितियां आती है, वो सांस्कृतिक परिस्थितियां, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश दोनों में आते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? कल्चरल बोले तो कभी कभी है ना, कभी कभी जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है वो हम कोई दूसरे ग्रंथ से ला करके यहाँ पर बिठाते, और कभी कभी उसी ग्रंथ के अंदर हमें कुछ मिलता है तो उसके बेसिस पे हम किसी और डेट का निर्णय करते हैं या वो घटना का निर्णय करते हैं। फ्रॉम आउट टू इन, फ्रॉम इन टू आउट,
इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ना, कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछना, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। अब आइए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कहाँ पर है, वैज्ञानिक प्रविधि, पेज नंबर 175 पर आइए। 175 में भाषा। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पुरानी हिंदी, नई हिंदी, पुरानी प्राकृत, नई प्राकृत, उसके बेसिस पे भी हम लोग बता सकते हैं कि जैसे, हाँ, बेस्ट एग्जांपल आचारांग और सूत्रकृता की जो प्राकृत भाषा है वो बहुत ही क्लिष्ट है और रहस्यमयी है। तो वेदों की भी भाषा वैसी है। तो इससे हमें पता चलता है कि इन सबका टाइम पीरियड एक है। उत्तराधीन दशमी कालिक की भाषा सिंपल है, तो इससे पता चलता है कि ये लेटर आचार्यों का लिखा। और आपको मैं बता दूं, उत्तराधीन सूत्र में आपको श्रमण और ब्राह्मण के बीच में जो डायलॉग मिलता है, इससे पता चलता है कि ये लेटर डेवलपमेंट, ये महावीर के मुख से निकले हुआ डायरेक्ट नहीं। समझ में आया? ऐसे ही सूत्रकृतांग उठा लीजिए, उसमें महावीर की स्तुति मिलती है। अब क्या महावीर खुद अपनी स्तुति बता के गए क्या आगम में? तो इससे पता चलता है कि ये पार्ट लेटर डेवलपमेंट का। ये है ना, आचार्यों ने उस पैसेज की महिमा बताने के लिए उन्होंने कहा कि ये महावीर के मुख से उल्लेख। लेकिन आप सब जानते हैं कि महावीर ने तो दिव्य ध्वनि बताई थी, गणधरों ने उसको कंस्ट्रक्ट किया। तो गणधरों को जो महावीर की महिमा आई, उन्होंने उसको स्तुति रूप में लिखा, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आगम है वो मूल रूप में तो भगवान की दिव्य द्वेषणा के बेसिस पर लिखे गए। आई एम फाइन ओवर हियर। इज इट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रविधि। वैज्ञानिक प्रविधि करने में सहायता ली जाती है। तब हमें क्या करना, जमीन में से खोदकर कोई प्रति प्राप्त करते हैं। खोदकर प्राप्त की हुई सामग्री पर सन, संवत या तिथि के न होने की परिस्थिति, उस जगह की मिट्टी या वृक्ष के तने या कोयले के साथ उसका कार्बन डेटिंग करते हैं। आजकल कार्बन डेटिंग से अपने को फॉसिल फ्यूल्स का डेट, ट्रीज का डेट, कितने पुराना पेड़ है ना। अभी है ना क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध कितना टाइम पहले। सुनो आप, यू हैव टू चेक एवरीथिंग, यू हैव टू चेक एवरीवेयर। तो किसी भूमि को खोदने से और वृक्ष को, मतलब क्या बोले, परत निकालने से हम बता सकते हैं कि वो कितने टाइम पीरियड का है। दिस इज मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी का एडवांसमेंट है। तो जिससे वो कार्बन डेटिंग से भी हम पता कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ऐसे ही समझ लीजिए कि मूर्तियां हैं, कोई कहता है ये 2000 साल पुरानी है, कोई कहता है वही मूर्ति 1000 साल पुरानी है। तो करो उसका कार्बन डेटिंग और पता करो कि रियल में ये कितनी पुरानी है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उसमें खर्चा बहुत आता है, खर्चा बहुत आता है। अलग अलग रिसर्चर होते हैं ना, तो वो सबका बेसिक तो अलग होगा ना, वो इस लिपि से, हाँ, वो एक कास्ट, तो कैसे पता उसी टाइम का कर सकते। ये तो मल्टीपल फैक्टर से हमें निर्णय करना हो, एक फैक्टर के बेसिस पे नहीं चल सकता। मल्टीपल फैक्टर से एनालाइज करने का तरीका करते हैं लोग, ठीक है। कवि नाम निर्धारण की समस्या, कभी कभी क्या होता है वो अपना नाम ही नहीं देते हैं। समय सार में कहीं पर भी कुंद कुंद का नाम नहीं है, प्रवचन सार में नहीं है, नियम सार में नहीं है, अष्टपाउड में नहीं है। तो आपको कैसे मालूम कि ये कुंद कुंद का ही लिखा हुआ है? पूछने वाला पूछ सकता है ना, नमोकार मंत्र किसने बताया, कब बताया, प्रूफ बताइए। आवश्यक सूत्र हम जो सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, तो इसका प्रूफ बताइए कि यही भगवान के द्वारा बताया गया।
मंदिर वालों का अलग, स्थानक वालों का अलग, तेरापंथी का अलग, दिगंबर का अलग। अब कैसे बताओगे कि कौन सा रियल ओरिजिनल है? और सब एक दूसरे को काटने में लगे हो, हमारा सही तुम्हारा गलत, जैसे कि हम भगवान है, हमको केवल ज्ञान हो गया। क्यों राग द्वेष का रायता करते हैं? करो प्रतिक्रमण, कोई भी विधि से करो, है ना। प्रतिक्रमण इंपॉर्टेंट है, विधि तो गौण है। आपको हलवा खाने से मतलब है, विधि आप इंडिया की करो या अमेरिका की, वो करेक्ट वाली होनी चाहिए, जिससे आपको अच्छा हलवा बनने को मिले। तो अपनी दृष्टि को विशाल करो ना। एक उदाहरण कहती हूँ, जैसे समझ लीजिए किसी ने आपका बुरा किया और आप उसी बात को पकड़ के बैठे हो। अब वो तो व्यक्ति केवल ज्ञान भी ले लिया, आगे भी बढ़ गया, और हम अभी तक उसको पकड़ के बैठे, तो अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति का तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। तो ऐसे ही इन सबको लेकर के हम राग द्वेष का रायता करते हैं। तो इसलिए मल्टीपल फैक्टर से हमें निर्णय करना आना चाहिए। अब देखो कहीं कहीं पर क्या है, कवि ने नाम ही नहीं दिया। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में कवि ने नाम ही नहीं दिया। कवि ने नाम ऐसा दिया कि जो डाउट वाला लग रहा है। कवि ने कुछ इस प्रकार अपना नाम दिया कि वो अलग अलग लगते, जैसे कहीं सूरदास है, कहीं सूर है, कहीं सूरज है, कहीं ममारिक है, कहीं मुबारक है, कहीं नारायण दास है, कहीं नाभा है। अलग अलग नाम अपने को मिल जाते। इसी प्रकार कवि का नाम ऐसा हो कि उसके ऐतिहासिक अस्तित्व को सिद्ध न किया जा सके, जैसे चंद्रवरदाई, हमें कुछ नहीं पता चलता इसके बारे में। इसी प्रकार प्रवीण सागर। इसलिए भद्रबाहु नाम के 4-5 आचार्य हुए। एक भद्रबाहु नेपाल गए थे, एक भद्रबाहु दक्षिण में आए थे। तो कौन से भद्रबाहु फर्स्ट हुए, कौन से सेकंड हुए? तो इस तरीके से ये सब मालूम पड़े। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, शब्द और अर्थ की समस्या। देखो लॉफ्ट के अंदर प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है। एक खुला हुआ है, वो बंद करना है। फिर यहाँ पे लीक हो रहा है, उसको बंद करना है, उसको ठीक करना है, उसको पेंट करना होगा। फिर ये जो अपना वार्डरोब है ना, इसके ऊपर पूरा गंदा है, उधर पेंट करना होगा। फिर ये जो पलंग का पाटिया, ये बोला मैं ये भी कर दूंगा। फिर सुनो इधर, एक मिनट। शब्द और अर्थ एक समस्या। मैम सॉरी, दिस इज अल्पा हियर। पेज 177 में वो कवि का सब है ना, नाम निर्धारण, वो 7 नंबर है ना, कवि में पूरक कृतित्व हो, उसका मतलब क्या है? देखो कवि में पूरक कृतित्व हो, कवि में पूरक कृतित्व, इससे यथार्थ के संबंध में भ्रांति होती है। जैसे चतुर्भुज का मधुमालती और पूरक कृतित्व उसमें गोयम का। मतलब क्या है कि ये चतुर्भुज का मधुमालती और उसमें जो पूरक कृतित्व है, जैसे पूरक कृतित्व यानी इसको पूरा करने में हेल्प किया किसी गोयम नाम के व्यक्ति ने, है ना। देखो आप लोग है ना षटखंड आगम उठाओ, तो उसमें भी आता है पुष्पदंत भूतबली ने काम शुरू किया धरसेन आचार्य ने, और बाद में जाकर के जयसेन आचार्य ने उसको पूरा। तो पूरक कृतित्व ग्रंथ के कई पक्ष होते वगैरह होते हैं ना। तो एक एक में आपको डाउट आएंगे, आप लोग पूछना, मैं नहीं पूरा पढ़ा सकती। आप हो सके तो इनके ऊपर कोई वीडियोस मिले तो देखो, पांडुलिपि का रख रखाव, पांडुलिपि का काल निर्णय और समस्या, किसी ने डाली होगी यूट्यूब पर कोई वीडियो, तो उसमें से भी आप तैयारी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यही बुक जितना ही पढ़ना है आपको। कोई मुझे पेज का ये मुझे भेज दो ना, फोटोज भेज दो ना, मैम करा रहे उसका। मेरे पास बुक नहीं है। क्यों बुक नहीं है आपके पास? मैं येलगिरी में हूँ, थोड़ा बाहर निकल गई हूँ इसलिए।
बेचारे कितने पेजेस भेजेंगे Sorry, आपको, ma'am. फोटो कर दो उनको काम, आप सुन लो घर जाकर के पढ़ लेना। नहीं लास्ट ठीक है मैम। हाँ बहुत सारे पेजेस हैं डियर, 55 पेजेस है, वो कब है कैसे भेजेंगे आप? नहीं आप नो खाली प्रॉब्लम सुन लो, मैम। घर जाके टैली कर लेना, वापस से रिकॉर्डिंग सुन लेना, टैली कर लेना। अभी मैं पेज नंबर 179 पर हूं। आप मुझे पूछते जाइए मैडम, पेज नंबर बताते जाइए, मैं बताती हूँ। अभी 179 बहुत सुंदर चैप्टर है, शब्द और अर्थ एक समस्या। अभी है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मूवी में आया था, आई थिंक कौन सी मूवी में आया मुझे नहीं मालूम, आमिर खान की मूवी। अच्छा, आई थिंक वो पीके मूवी था। अभी अच्छा का क्या मीनिंग निकालोगे? अच्छा, याद आया आपको वो क्या बोल रहे हैं? तो अगर आप उसकी स्टाइल को नहीं पकड़ोगे तो वो अर्थ का, शब्द का दूसरा मीनिंग निकालोगे ना, है ना। वो उस मूवी में बहुत अच्छे से बताया आमिर खान ने, पीके मूवी है। जैसे आई लव चिकन का मतलब ये नहीं कि आपको चिकन के ऊपर करुणा है, इसका मतलब है कि आज आप चिकन खाने वाले। समझ में आया ना? जबकि आई लव चिकन का मतलब क्या है? आई डोंट वांट टू हर्ट इट, लिव एंड लेट लिव होता है, बट वहां पर मीनिंग अलग हो जाता है। तो ये हो गई अर्थ की समस्या। कभी कभी तो हम शब्द ही नहीं फिक्स कर पाते हैं, जो शब्द मिस हो गया, कोई पांडुलिपि में शब्द मिस हो गया, तो आप कैसे वो शब्द को लेकर आओ? फिर उसका यही अर्थ है, आप कैसे लेकर आओ? है कि नहीं इंटरेस्टिंग? अब देखो, मैं तो कोई पांडुलिपि विशेषज्ञ हूं नहीं, जो करते हैं ना काम उनको और डिटेलिंग में सब पता रहता। हम वो सब करें, इसलिए मैं आपको प्रेरणा के लेवल पर ये सब पढ़ा रही हूँ। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ, मुझे मेरे संस्कृत टीचर याद आ गए, जिन्होंने कहा था कि अगर हम एक शब्द का उच्चारण भी सही तरीके से करते हैं तो स्वर्ग पक्का है। जैसे उदाहरण ज्ञान, ज्ञान का उच्चारण टोटल रॉन्ग है, मेरा मतलब अपना, लेकिन हम कंफर्ट लेवल के लिए ज्ञान बोलेंगे, लेकिन ज्ञान को हम लिखेंगे कैसे? वो ज्ञ लिख करके लिखेंगे ना, आधा ग यान तो नहीं लिखेंगे ना। तो ये ग, आधा ग यान, तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता ना। शब्द करेक्ट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। अब उसका अर्थ क्या निकालना, ज्ञान का अर्थ क्या निकालना, कि इंद्रिय ज्ञान निकालना, कि केवल ज्ञान निकालना, कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव निकालना। ज्ञान से मोक्ष होता है, लेकिन कौन से ज्ञान से मोक्ष होता है? जेनोलॉजी के ज्ञान से, प्राकृत के ज्ञान से, हिस्ट्री ज्योग्राफी के ज्ञान से, या बाइबल कुरान के ज्ञान से, या आत्मा के ज्ञान स्वभाव को समझने से होता है? तो भले ही सब लोग बोलते हैं कि ज्ञान से मोक्ष होता है, लेकिन सबका इंटरप्रिटेशन तो अलग अलग होगा ना, तो अलग अलग फिलॉसफीज आ गई। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम, है ना? अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा श्लोक है, रघुवंश का है, कालिदास का है। क्या कहते हैं? वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। I remember 35 years ago I read this कालिदास का रघुवंश एंड ऑल, और संस्कृत से उस टाइम में इसका मीनिंग ये है, वागर्था विव संपृक्तौ, यानी वाग, वाग का मतलब है वाक, वहां संधि है, और अर्थ, वाक यानी शब्द और अर्थ यानी मीनिंग, इंटरप्रिटेशन। संपृक्तौ, ये अर्थ और शब्द और अर्थ इतने क्लोजली कनेक्टेड है कि हमें शब्द में अर्थ अलग दिखता है और अर्थ में शब्द अलग दिखता है। तो वो कैसे जुड़े हुए हैं, शब्द और अर्थ कैसे जुड़े हुए हैं? तो कहते हैं जिस प्रकार पार्वती और परमेश्वर, जैसे वो अर्धनारीश्वर है ना, शिव में पार्वती दिखती है, पार्वती में शिव दिखते हैं।
तो हमें शब्द में अर्थ मिल जाता है, लेकिन अर्थ तो कोई और होता है। कभी कभी हम हमारी अंडरस्टैंडिंग से शब्द का अर्थ निकाल लेते, जबकि जिसने कहा उन्होंने कोई और अर्थ में वो शब्द बताया था, उसके नजदीक तो हम पहुंचे ही नहीं। आप समझे क्या मेरी बात? तो जगतः पितरौ, जगत के पिता कौन है? शिव। वंदे पार्वती परमेश्वर। तो जिस प्रकार शिव और पार्वती एक हैं, ऐसे ही शब्द और अर्थ जब एक होकर के हमें मिलते हैं, तब हमें रियल मीनिंग बाहर आती है। हाँ करो, अब इसको कहाँ उठाओगे वापस? पूरा पाँव गड्ढा हुआ। ठीक है, कर लो। ये ड्रम वगैरह भी सब बाहर निकाल। हाँ, अच्छा कर दिया। कौन सा सोफा? इधर रख दो। ओ, कब सूखेगा? ओहो, ये निकालो। हाँ, निकालो, अभी मारो। कब सूखेगा? 4 दिन तक। हाँ, अब वो यहाँ लाके रखिए, वो उन्होंने काम करना है और मुझे नहीं पता क्या वो गड्ढा वो ढूंढ बहुत मुश्किल। क्या करें? आउटसाइड नीचे साइड का डस्टिंग करके देखना। डस्टिंग कर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई डोंट हैव अ प्लेस। मेरे को चेयर दे दो। आया नहीं आपका भाई? वो क्या बोल रहा था? वापस कॉल करो। थैंक यू भैया, थैंक यू। सॉरी है, मल्टीटास्किंग चल रहा है। हाँ, ना हम कहाँ थे? समझ में आया? एक शब्द सम्यक ज्ञातः संप्रयुक्तः स्वर्गे लोके काम दुख भवति। क्या कहते हैं? एक ही शब्द को यदि हम सम्यक प्रकार से प्रयुक्त कर लेंगे तो स्वर्ग लोक में जाने के लिए वो कामधेनु के समान। यानी हम लोग कितना गलत पढ़ते हैं, गलत मीनिंग निकाल। पहले तो पढ़ते ही नहीं है लोग। समझ में आया? पहले तो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। रीडिंग हैबिट्स आर गोइंग फॉर अ टॉस। सो आप लोग जेनोलॉजी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, लोगों को लिटरेचर, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करो। करने में अलग एक क्लास चलाओ और उसका इंपॉर्टेंस लोगों को बताओ। तो आप लैंग्वेज पढ़ा करके भी कमाई कर सकते हो। कमाई कर सकते हो मतलब नो फ्री लंचेस। आज फ्री में कुछ भी दो उसकी कदर नहीं है। सो प्रोफेशनली आप लोग काम करो। एक अपना एक प्रोफेशनल बायोडाटा बनाओ। एम्बिशियस बनो। और प्रिया, लोग बोलते हैं मैडम मैंने एमए जेनोलॉजी कर दिया, जॉब दो। मैडम कहाँ जॉब देंगे? 25 साल में एक जॉब मेरा लगा। अंकल जी हटो। समझ में आया? यस मैम। आज एक मजदूर भी काम करके 4 पैसे घर लेके जाता है। ये जमाना ही ऐसा है। इसलिए आई डोंट गिव एनी फ्री सर्विस। आई डोंट बिलीव इन इट एंड आई डोंट एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू डू इट। Whatever you may understand, I am very, very practical. My energy is important. You can pay my fees, you hire me, you can't pay, don't. I'm happy. आप नहीं बुलाओगे, I'm more happy. I'll get more time for my swadhyay, my sadhana. That's why I have stopped giving any service to any samaj. They don't understand my value and I don't care for them. I literally don't care for them. If they don't care for me, I don't care. आप इसको मेरा एरोगेंस समझ लो या मेरा एटीट्यूड समझ लो या मेरा प्रैक्टिकल विजडम एप्लीकेशन समझ लो। माय एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट इट बिहाइंड पीपल हु डोंट केयर अबाउट दिस लर्निंग,
who don't care about this learning, I don't want. करेक्ट है मैम। मेरे को महीने में एटलीस्ट 4 फोन कॉल्स आते हैं कि मैडम आप ये समाज में चीफ गेस्ट बनो, वहां बनो। आई सेड आप किसी और को बुला लो, मैं आऊंगी, आप 10 मिनट मेरे को सुनेंगे, 4 घंटा स्टेज पे बिठा के रखेंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं नहीं आती। मुझे नहीं चाहिए नाम शोहरत। लेकिन कोई पढ़ने वाला है 1 घंटा 2 घंटा सुनने वाला, आप पैसे मत दो, मैं बताऊंगी आप इस विद्या को इज्जत दो। सुनने वाला मिलेगा, मैं आऊंगी, नहीं मिलेगा इसलिए मैं जाती नहीं हूँ, कोई महाराज साहब के नहीं जाती। वहां पे खाली नेता लोगों की चलती है, हमारे जैसे लोगों का कोई वहां इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए हम स्टूडेंट्स की क्लास को प्रेफर करते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू नेता लोगों की क्लास। कोई नेता लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, सबको नेतागिरी करने में इंटरेस्ट। 1 सेकेंड। श्री बालाजी आप म्यूट पे हैं। You are saying something? सॉरी, समझ में आया? समझ में आया क्या? यस मैम। देखो, कोई भी विद्वान है ना, प्रेम और इज्जत का भूखा होता है। जहाँ दोनों भी नहीं है तो चलो पैसे तो दो, प्रेम भी नहीं, इज्जत भी नहीं, पैसे भी नहीं, कौन पागल जाएगा वहां पर? समझ में आई बात है ना? इसलिए आपको प्रिया मैम बाहर कहीं भी दिखेंगे नहीं। प्रिया मैम है करके चेन्नई वालों को नहीं मालूम, बहुत सारे चेन्नई वालों को मालूम है, बहुत सारे चेन्नई वालों को नहीं भी मालूम। एंड आई डोंट केयर, यू डोंट केयर फॉर योरसेल्फ, आई डोंट केयर फॉर यू। You care for yourself, for this Vidya, I will care for. I'll puff my lungs out to talk to you. मैम दुबई वालों को तो मालूम है प्रिया मैम। हाँ, I'm saying दुबई वालों को मालूम है प्रिया मैम। किसको मालूम है? गूगल। दुबई वालों को। दुबई वालों को, ओके। But I'll tell you one thing. मैम जो आपके पास आया तो आपकी वैल्यू है। नहीं सुनो ना, जो भी आपके पास आए उनको वैल्यू पता है आपकी। देखो मैं एक बात बता देती हूँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ। मैं चेन्नई में पली बड़ी हूँ, पालन पोषण मेरा यही हुआ, और बचपन से दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ यहाँ पर है, जिसमें सारे संप्रदाय पहले एक ही हुआ था, कोई अलग अलग संप्रदाय का नहीं था चेन्नई में। ये मैं आपको बोल रही हूँ 35 इयर्स पहले की बात। फिर क्या हुआ, नाना लाल जी वाले अपना चालू किए, ज्ञान गच वाले अपना चालू किए, हस्तीमल जी वाले अपना चालू किए, जयमल जी वाले अपना चालू किए। तो फिर मेरी शादी ज्ञान गच में हो गई। तो ज्ञान गच वाले बोले कि आप तो हमारे हो, हमारे साइड से पर्यूषण में जाना। तो मैडम तो चले गए उनके साइड, दक्षिण भारत रह गया। फिर वहां पर वो लोग बोलते कि आप हमारा ही काम करना, प्राकृत का काम नहीं करना, ये तो दिगंबर लोगों के लिखे हुए ग्रंथ है। तो मैंने कहा प्राकृत किसी दिगंबर श्वेतांबर का नहीं, मैं तो ये काम करूंगी। फिर वो लोग क्या किए, उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाते, आपको और कौन बुलाता है। तो मैंने कहा आपको मुझे बुलाने में तकलीफ हो रही है ना, मत बुलाइए। उस दिन से लेके आज तक मैंने मेडॉक स्ट्रीट में पाँव नहीं रखा। आपको तकलीफ हो रही है ना मुझे बुलाने के लिए, मत बुलाइए। मैंने छोड़ दिया वहां जाना। फिर वहां से 25 लोग इंक्लूडिंग अमर छाजेड और प्रेमलता जी बोरा और सब लोग आकर के शिवशा भवन में प्राकृत पढ़ करके गए, बिकॉज मैं चाहती थी कि ये प्राकृत मंदिर स्थानक तेरापंथी दिगंबर नॉन जैन सबको मिले। तो शिवशा भवन gave me the platform, research foundation gave me the platform and I started teaching through research. फिर यही ज्ञान गच वाले फाउंडेशन को जाकर के बोले कि ये तो पूरे दिगंबर ग्रंथों से पढ़ाते हैं, इसलिए ये बंद करवाओ। तो किशन चंसा ने कहा कि ये पढ़ाई बंद नहीं होगी, और आज तक वो चल रही।
तो इसमें ज्ञान गच्छ वाले भी आके पढ़े, रत्नवंश वाले भी आके पढ़े, जयमल जी वाले भी आके पढ़े, दिगंबर भी आके पढ़े, नॉन जैन भी आकर के पढ़े, सब संप्रदाय के साधु संत भी पढ़े। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इसलिए आप भी ये पढ़ाई कराओ तो इसको किसी संप्रदाय से बांध करके मत रखो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बातें इसमें है, ये सर्वजन तक पहुंचाने की भावना रखो। बात समझ में आई क्या? एक खूंटे से बंद करके मत रहो, हम पशु नहीं हैं। यस मैम। हम उस विशाल गगन के पंछी हैं, और ये विशाल गगन केवल ज्ञान है, उसमें उड़ान भरनी है। तो कोई भी संप्रदाय के व्यवस्था में रहो, लेकिन मोह में मत रहो। व्यवस्था में रहना अलग बात है, मोह में रहना अलग बात है। संप्रदाय व्यवस्था है, संप्रदायवाद ये बहुत एक दूषण है। ऐसे ही शब्द और अर्थ कोई संप्रदाय में रह करके मत देखो। अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग डायमेंशन में। तो इसलिए वहां पर है ना, परमागम में पढ़ाते हैं शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, आगमार्थ। शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और मतार्थ। जैसे मोक्ष वर्ड अलग अलग मत में अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे समझ लीजिए मैंने पेप्सी कोला छोड़ दिया, तो मैं कहूंगी मेरा मोक्ष हो गया। तब इसमें से वो मोक्ष मीनिंग निकाल लोगे 14वां गुणस्थान वाला, तो यानी इस एडिक्शन से मोक्ष हो गया। मैं पीती नहीं हूँ पेप्सी कोला, हालांकि कितने सालों में, तो एक उदाहरण दिया। तो वहां पर क्या होगा कि संदर्भ का अर्थ ही लेना पड़ेगा, आगम का अर्थ वाला मोक्ष का अर्थ नहीं होगा, है ना। तो इस तरह शब्द और अर्थ की समस्या का लेसन हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो पांडुलिपि विज्ञान। मैम एक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट श्लोक में प्रतिपत्ति का मतलब क्या है? प्रतिपत्ति प्रतिपत्तये प्रतिपादन। ओके। प्रतिपादन करना, प्रतिपत्तये भूत प्रतिपादित किया गया। तो इसके लिए भी आपको बेसिक संस्कृत ग्रामर आनी चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ मुझे बहुत आती है, लेकिन बेसिक आती है। चलो, तो पांडुलिपि का लेखन, कागज, लिपि, कवि, काल मात्र से संबंधित नहीं है। पांडुलिपि विज्ञान बहुत हद तक शब्दार्थ भी निकालना आना चाहिए। तो शब्द और अर्थ का पांडुलिपि विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द से भी ज्यादा अधिक, मतलब शब्द महत्वपूर्ण है, शब्द के बाद अर्थ निकालना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये जो शब्द होते हैं ना, शब्दात्मक ज्योति का हाँ बहुत अच्छा लाइन है कि अगर जगत में शब्द नहीं होते तो हम कैसे समझते? शब्द ही नहीं होते तो हम अंधेरे में ही रहते ना। आज किसी इलिटरेट के पास डिजिटल वर्ड शब्द का अर्थ नहीं है, तो डिजिटल को कैसे समझेगा? समझ में आया ना? उसके डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है, तो वो उस जगत से ही वंचित रहता है। वो डिजिटल वर्ड जो जगत का इंटरप्रिटेशन कर रहा है, वो तो आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यू नो व्हाट इज द लेटेस्ट? चैट जीपीटी। आप उसमें जाके कुछ भी पूछो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी रिलेटेड, वो आपको फाइंड करके देगा हिंदी में वगैरह वगैरह वगैरह। पांडुलिपि विज्ञान काल निर्णय शब्द अर्थ की समस्या पर एक लेख लिखो, वो आपको एक लेख लिख करके देगा। इसलिए लोग है ना, स्टूडेंट्स को अब ये चैट जीपीटी से लेकर आए हैं ना, टीचर्स लोग पहले जाकर के चैट जीपीटी से सब आंसर बना के रखते हैं, फिर देखते हैं कि ये बच्चा चैट जीपीटी से आंसर लेकर के आया या खुद लिख करके लाया। बच्चों के लिए तू डाल डाल में पात पात। समझ में आया?
तू तो सिर्फ डाली डाली बैठना जानता, लेकिन मैं तेरा गुरु, मुझे पत्ते पत्ते पर बैठना आता है। इतना टीचर्स को आज के जमाने में स्मार्ट रहना पड़ेगा, तो ये आने वाले जनरेशन को वो संभाल सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। नहीं तो ये आने वाली जनरेशन तो टीचर्स को भी घोट के पी जाती। टीचर स्टूडेंट्स के कान नहीं मरोड़ सकते, उनको मार नहीं सकते, उनको टच भी नहीं कर सकते, तो कैसे डिसिप्लिन आएगा बच्चों? और आजकल तो टीचर्स स्टूडेंट्स को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे, पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए अब वापस आ जाइए। शब्द समस्या। तो शब्द कितने प्रकार के? 3। मुझे ना अभी मेरा हिंदी लिटरेचर याद आ रहा है, ये सब मैंने वहां 85 87 में पढ़ा, और वापस अपभ्रंश पांडुलिपि प्राकृत किया तो वापस 20 साल के बाद पढ़ा। तो एकदम उस जमाने में जो पढ़ा था ना, वो ऐसे कैसे दिमाग में प्रिंट हो गया। थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स, इतना अच्छे से उन्होंने पढ़ाया कि भूल ही नहीं सकते। तो 3 प्रकार के शब्द, रूढ़, योग, यौगिक और योग रूढ़, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा हो। तो रूढ़ का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी शब्द है वो उसी अर्थ में लेना। देखो बहुत अच्छा शब्द दिया हुआ यहाँ पर, गाय। गो शब्द बोलो, तो हम इंग्लिश वाला गो नहीं लेंगे, हम गाय अर्थ ही लेंगे। गो, गवय। क्यों? क्योंकि ये गो शब्द गाय के अर्थ में रूढ़ हो गया, या गाय शब्द गो के अर्थ में रूढ़ हो गया। अब गाय शब्द को लीजिए, तो ये गाय है ना, कब गाय कही जाएगी? जब वो चलती है तब वो गाय। गो का मतलब है मूवमेंट ऑफ गाय। गो, गवय, गाय। तो गाय पना, गाय जब बैठती है तब भी उसको गाय कह देते हैं, ये रूढ़ है। गाय का अर्थ है चलने वाली गाय, तो गाय कहना। लेकिन हम बैठने वाली गाय, दूध देने वाली गाय को भी गाय बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? गाय का अर्थ साली मूवमेंट वाला ही था उस जमाने में जब कहा गया था। इसी प्रकार आपको मैं लगे हाथ एक बात बता देती हूँ। समय शब्द का अर्थ और गवय का अर्थ, तो गव यानी गाय, और अय वर्ड इज देयर इन समय ऑल्सो एंड गाय ऑल्सो। समझ में आ रहा है? सम प्लस अय इज इक्वल टू समय, एंड गव प्लस अय इज इक्वल टू गवय। तो गव का मतलब है गम, गच, टू गो, मूवमेंट। अब अय का मतलब क्या है? मूवमेंट, सॉरी मूवमेंट। अब समय शब्द का अर्थ है, सम का मतलब है हलंत डाल करके वर्ड, उसका मतलब है एक साथ। और अय के 2 मीनिंग है, जानना और जानने रूप परिणमन कर। जिसमें ये 2 क्रिया एक साथ हो रही है उसको समय कहते हैं। ऐसे ही गाय और गाय रूप परिणमन को गवय कहते हैं। समझ में आया? ये 2 चीजें हैं, जैसे फैन और फैन के रूप में ऑपरेटिंग एज फैन। तो जब फैन फैन के रूप में ऑपरेट नहीं करता है, तो क्या मुझे उसे फैन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हम कहते हैं, क्योंकि वो रूढ़ हो गया उसके अर्थ में। तो ऐसे ही मोक्ष में हो या निगोद में हो, आत्मा ज्ञान और ज्ञान रूप परिणमन एक साथ चल, इसको कहते हैं ज्ञान और क्रिया। ये ज्ञान की क्रिया से मोक्ष होता है, और हमने ये बाहर की शारीरिक क्रिया से, पूजा पाठ की क्रिया से मोक्ष माना। तो जब बताया गया था तो वो अर्थ था, लेकिन अब हम ये अर्थ समझ रहे हैं, तो हम रूढ़िवादी से समझ रहे हैं, रियल खोज करके हमने अर्थ नहीं निकाला। तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना, सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना। ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पर क्या कहते हैं, सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने
दीवारों को तोड़कर ही दम नहीं ले लिया, मंदिरों का बहुत सा माल नींवों में गड़वा दिया, महल खड़े किए और अपनी विजय के अंतिम चिन्ह स्वरूप उन स्थलों पर गधों से हल चलवा दिया जहां वे मंदिर खड़े थे। तो वो जो हमारे सारे ग्रंथ थे जिसमें सारे शब्द सुरक्षित थे, उनके ऊपर जब ये आतताइयों ने आक्रमण किया तो उन सबको अंडरग्राउंड करना पड़ा, तहखानों में बंद करना पड़ा, मूर्तियों को भी अंडरग्राउंड करना पड़ा, ग्रंथों को भी अंडरग्राउंड करना पड़ा, पांडुलिपियों को अंडरग्राउंड करना पड़ा। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 194 पर पढ़ लेना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डॉक्टर रघुवीर ने वहां पर बीच में नीचे से 10वीं लाइन के करीब, मध्य एशिया में तुनहांग स्थान की यात्रा की। वहां पर दूर रेगिस्तान था, रेगिस्तान से घिरा हुआ प्रदेश था। वहां पर पहाड़ी में खोदी हुई 476 और 76 गुफाएं मिली। उन गुफाओं में अजंता की चित्रकारी मिली, अजंता जैसी, और मूर्तियां भी मिली। कहाँ? रेगिस्तान में, बंद कमरे में जिसमें द्वार तक नहीं था। हजारों पांडुलिपियां बंद थी। आकस्मिक रूप से उनका पता चला। फिर उन्होंने एक बार नदी में बाढ़ आ गई, पानी ऊपर चढ़ आया और उसने उस कक्ष की दीवार में सेंध कर दी जिसमें किताबें बंद थी। पुजारी ने ईंटों को खिसकाकर पुस्तकों का ढेर देखा। कुछ पुस्तकें उसने निकाली, उनसे विश्व के पुराशास्त्रियों के में हलचल मच गई। और फिर कुछ दौड़े दौड़े आए और ब्रिटिश म्यूजियम में लेकर चले। दो घटनाएं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में इतना कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, प्रिंट होता है। उस जमाने में कम्युनिकेशन क्या था? यही पांडुलिपियां थी। फिर आक्रमण हुए तो सबको अंडरग्राउंड करना। अब उसमें कितनी पुरानी है, कितनी लेटर है, कितनी ओरिजिनल है, कितनी डुप्लीकेशन है, ये सब रिसर्च का विषय। ठीक है। राजस्थान में आज भी जैसलमेर जैसे रेगिस्तान के इलाकों में ग्रंथों का भंडारण करने के पीछे भी यही मंशा थी। बहुत से लोग जैसलमेर जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि यहाँ पर भंडारघर है। तो ऐसे ही सांगानेर, आमेर, नागौर, जैसलमेर, अजमेर, फतेहपुर, दूनी, मालपुरा आदि स्थानों पर भी मिलते। तो जैसे राजस्थान में मिलते हैं वैसे और प्रदेशों में भी मिलते हैं। तो पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोबा में है। तो आप लोग जब जाओ वहां पर तो देख लेना। मैंने तो बहुत देखे, जैसलमेर का देखा है, कोबा का देखा है, पुणे का देखा है, अहमदाबाद में भंडारकर का देखा है, दिल्ली में देखा है, बनारस में देखा है, और हमारे मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में ASI में भी वहां पर कुछ पांडुलिपियां मिलती। ऊपर से देखें। ठीक है। अब ये सब पढ़ लेना कि अब यहाँ पर मुनि पुण्य विजय जी पेज नंबर 195 में बताते हैं कि ज्ञान भंडारों के रक्षण की आवश्यकता 4 कारणों से है। पहला, राजकीय उथल पुथल के कारण पांडुलिपियां अस्त व्यस्त हो गई। सेकेंड, वाचक की लापरवाही, जो वाचक यानी बोलने वाले, पढ़ने वाले हैं, उनकी लापरवाही। फिर किसी चूहे, जीव जंतु, दीमक, कीड़े मकोड़े से होने वाली लापरवाही, मतलब पशु खा जाते हैं, अग्नि जला देती है, पानी से गीला हो जाता है। और फिर बाह्य प्राकृतिक वातावरण, भूकंप आदि है, और सुनामी है, या फिर बाढ़ है, वगैरह वगैरह। तो ये सब आप 4 पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी।
तो अब इन सब से यहाँ पर देखो पेज नंबर 197, जलवायु गर्म और शुष्क हो तो वस्तु कौन सी यूज होती है? कागज, चमड़ा, पुट्ठा। और प्रभाव तहखाने या सूखने लगता, सॉरी तड़कने या सूखने लगता। तो ऐसे ही अलग अलग, 1 सेकेंड। मैम लास्ट चैप्टर कराने लगे क्या? वो शब्द Yes. का करते करते। हाँ हाँ पे चले गए मैम। रेणु जी वो जैसे- भेज दो ना प्लीज, लास्ट लेसन। सॉरी रीटा जी, मैं आपका दर्द समझ पा रही हूँ, लेकिन ये लोग कोई भी अभी ये काम नहीं करेंगे, इतना भी मुझे मालूम है ना। चलो मैं जल्दी से बता देती हूँ, आप आराम से देख पाएंगे। नहीं रीटा जी डोंट मैम, वरी, आप शब्द का लेसन करते करते रात रहे वो लास्ट लेसन चले गए। क्या आप शब्द का लेसन पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें से लास्ट लेसन आप चले गए। वो खत्म हो गया शब्द का। हाँ वही चल रहा है, शब्द का लेसन ही चल रहा है। नहीं आप नहीं, लास्ट वही लेसन लेसन सुरक्षा। नहीं, अभी लास्ट नहीं, अभी लास्ट लेसन में थोड़ा सा, अरे मैं वहां चली गई क्या? हाँ Oh वही my God, मुझे नहीं। लगा। सॉरी नहीं, मैं वहां नहीं हूँ। अरे बाप, क्या हो गया? वही हो रूट मैम शब्द आप। वो बोलने लगे, वही रूट इसलिए मैं पूछ रही थी कुछ 180 पेज 180 में। Oh, sorry. आई एम वेरी सॉरी। आई एम सो सॉरी। वो मेरा पेज टर्न हो गया, देखो। हाँ सॉरी। अरे रीटा जी के पास बुक नहीं है तो भी उन्होंने पकड़ लिया। सुपर, वेरी गुड। चलो वापस यहाँ आ जाओ। अपन रूड में कहाँ से वहां चली गई थी, रुको वो भी बता देती हूँ। शब्द अर्थ की समस्या मैं थोड़ा मैम सा पेज ही 180 पेज 180। ज्यादा नहीं गई थी, वो एक ही पेज में गई थी। हाँ वो 197 में नहीं जाना आपको, वापस इधर आ जाओ, वापस इधर। हाँ रूढ़ शब्द हो गया। अब यौगिक शब्द को लेते, गाय के बाद वो बाकी सब बीच वाला वहां लेके चले जाना। यहाँ पर आ जाओ वापस। यौगिक का मतलब क्या है? जोड़ना। दो वर्ड मिल करके, जैसे विद्या बल, तो विद्या का अलग मीनिंग है, बल का अलग मीनिंग, लेकिन दोनों को जोड़ दो तो कोई और मीनिंग निकलता है ना। विद्यार्थी भी हो सकता है, विद्यालय के अर्थ में विद्या बल हो सकता है। तो विद्या बल में हमें विद्या और बल, लेकिन विद्यार्थी, विद्यालय आदि शब्दों के अर्थ में प्रयोग भिन्न भिन्न मिलेगा। तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है योग रूढ़। जैसे योग रूढ़ में क्या कहेंगे? जलज शब्द है। जलज का मतलब क्या है? पंकज। पंकज बोलो, जलज बोलो, दोनों का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? कमल, लोटस। लेकिन जलज का मतलब क्या है? जल प्लस अज, पानी में उत्पन्न होने वाला। तो मछली अर्थ क्यों नहीं लिया? मशरूम अर्थ, मशरूम नहीं, और भी तो कितनी कोरल उगते हैं जल में। रूढ़ हो गया मैम, रूढ़ रूढ़ हो कोरल गया। रीफ, वो अर्थ क्यों नहीं लिया? क्योंकि योग ये कमल के लिए रूढ़ हो गया। रूढ़ हो गया। हाँ। ऐसे ही केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के 3 मीनिंग है, लेकिन केवल ज्ञान केवली भगवान के ज्ञान के लिए रूढ़ हो गया। अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ केवल ज्ञान ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान 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 करने की कला आ जाएगी तो वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे ज्ञान के साथ राग भी होता है ना, तो वो अर्थ हमने लिया नहीं केवल ज्ञान का। आत्मा में केवल ज्ञान 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 है, लेकिन वो वाला अर्थ ले लेंगे
तो रॉन्ग अर्थ हो जाएगा ना। आत्मा में तो केवल ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान है भी। समझ में आया ना? तो केवल ज्ञान शब्द का अर्थ इंटरप्रेट आप अलग करो तो अलग मीनिंग निकलेगा। केवल ज्ञान है आत्मा में। जैसे शक्कर में केवल मिठास है, समुद्र में केवल पानी है, तो आत्मा चैतन्य स्वभाव है, उसमें केवल ज्ञान है। आत्मा का एक एक प्रदेश केवल ज्ञान से बना हुआ है। वो केवल ज्ञान ले लोगे तो रॉन्ग मीनिंग हो जाएगा। निगोद के जीव में भी केवल ज्ञान है, लेकिन वो वाला 14वें गुणस्थान वाला 13वें गुणस्थान वाला केवल ज्ञान नहीं। तो भावार्थ तो बदल गए ना, लेकिन हम केवल ज्ञान में रूढ़ अर्थ ही लेंगे। इस तरीके से समझ लें, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर पेज नंबर 181 में कोई भी शब्द हो, शब्द भेद अलग अलग तरह मिलेंगे। व्याकरण में शब्द भेद 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। व्याकरण भाषा विज्ञान में, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स में आपको संज्ञा, समास, है ना, समास शब्द मिलेंगे। पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब है रिपीटेड वर्ड्स मिलेंगे। अनुकरण मूलक मिलेंगे, कुछ फॉलो करने वाले मिलेंगे। अनर्गल मिलेंगे, फालतू के शब्द मिलेंगे। ऐसे ही व्याकरण प्लस भाषा, व्याकरण माइनस भाषा विज्ञान, व्याकरण प्लस भाषा विज्ञान में तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द मिलेंगे। मुन्ना मैम, अनुवाद युग्म बोले तो क्या मैम? हाँ, अनुवाद युग्म शब्द, युग्म यानी जोड़, अनुवाद प्लस युग्म, समथिंग मिक्सिंग विद समथिंग। जैसे समझ लीजिए मैं हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करती हूँ, तो मेरे को लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, मीनिंगफुल करना चाहिए, तब बदल जाएंगे ना शब्द। युग्म का मतलब है ड्यूअल, ठीक है, दो भाषा। मैम एक सैंपल बोलो ना मैम, सैंपल सेंटेंस। अनुवाद युग्म का मतलब जैसे मुझे समय सार को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, यस मैम। समय सार शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो ये समय शब्द का अर्थ मैंने आपको दिया, सार का मैं अलग दूंगी, तो इंग्लिश में कोई और लैंग्वेज से कोई और इंटरप्रिटेशन भी मुझे लाना पड़ेगा वो मीनिंग क्लियर देने के लिए। तो मैंने ड्यूअल प्रोसेस फॉलो किया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए मुझे कुछ लिबर्टीज यहाँ लेनी पड़ेगी विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल मीनिंग। ऐसे तो ये सब ट्रांसलेशन में आता है। प्रतिध्वन्यात्मक, ध्वनि एक अलग होता है, प्रतिध्वनि, एको, जैसे आप वर्ड कुछ बोलते हो, एको होकर के कुछ और आता है, उल्टा पुल्टा होकर के आता है, और फिर कोई उस उल्टा पुल्टा को ले लेता है, ओरिजिनल तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए भाषा विज्ञान जानना जरूरी है, ग्रामर, ऑल दैट, ठीक है। तो व्याकरण कोटिगत, कोटिगत यानी शब्द भेद, तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम आदि वो सब आएंगे। पारिभाषिक शब्द, संगीत, सौंदर्य, एक शब्द का संगीत में अलग मीनिंग होगा। जैसे कोई पति पत्नी का सुर ताल नहीं मिलता है, तो सोशियोलॉजी में सुर ताल का अलग मीनिंग होगा, म्यूजिक में सुर ताल का अलग मीनिंग होगा। समझ में आया ना? तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ होता है। अर्थ विज्ञान, तो अर्थ में पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ, है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ, भिन्न अर्थ और समान अर्थ, श्लेष अर्थ, श्लेष यानी मिक्सिंग करके समझ लेना वगैरह। काव्य शास्त्र में वाचक, लक्षक, व्यंजक, बोलने वाला कुछ और समझ रहा है, लक्षक उसको कुछ और पकड़ लेता है, और व्यंजक यानी उसको इंटरप्रेट करने वाला कुछ और इंटरप्रेट करता है। तो इस तरीके से देखो, नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीछे नेक्स्ट पेज में देखो, पेज नंबर 182 में मानुस, मुझे याद आ रहा है मैंने हिंदी लिटरेचर में ये एग्जाम्पल पढ़ा था। मानुस हो तो वही रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के गुवारिन। अब किसी को ये कुछ भी, ये इसको कहते हैं मिलित शब्द पद्धति, सारे शब्द मिले हुए हैं। अब आप इसका मीनिंग क्या निकालोगे?
तो दो लोगों ने दो तरीके से शब्दों को तोड़ा। एक ने तोड़ा मानुस हो तो वही रस खान, और किसी ने उसको तोड़ा मानुस हो तो हीम्र सखा न आदि। तो मानुस हो का मीनिंग कर दिया मान को सहने वाला, और पहली लाइन में मानुष्य वही है रस खान नाम के कवि के द्वारा, जो कि बहुत बड़े मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बहुत लिटरेचर लिखा। वो कहते हैं कि सही मायने में मनुष्य वही है, मानुस हो तो वही रस खान के अनुसार जो ब्रज में बसते हैं, गोकुल में बसते हैं, गांव में बसते हैं, ग्वाले के रूप में रहते हैं। अब इसका रूढ़ मीनिंग यही है कि आप गोपी हो और कृष्ण भक्ति में पागल हो। पागल हो मतलब आनंदित हो। लेकिन अब मैं इसको जैन इंटरप्रिटेशन करके बताऊं आपको, ठीक है? रूढ़ मीनिंग तो वो हो गया। अब जैन इंटरप्रिटेशन में जो मीनिंग मुझे दिखता है कि गोपी कौन है? जो कृष्ण भक्ति है। अब कृष्ण कौन है? तो मेरे लिए कृष्ण शुद्धात्मा, परमात्मा है। और राधा कौन है? अंतरात्मा। जो अंतरात्मा रूपी गांव में बस करके उस परमात्मा स्वरूप आत्मा का ध्यान करता है, वही रियल में मनुष्य है। बाकी सब तो नाम के मनुष्य, बाकी सब तो बहिरात्मा। अब इन्होंने कहा गोकुल, तो गो शब्द का अर्थ यदि मैं गाय लूं तो गोकुल अर्थ मिलेगा, और गो का अर्थ में ज्ञान ले लूं तो अलग अर्थ मिलेगा। और किसी ने वो शब्द ही नहीं मालूम, अर्थ ही नहीं मालूम, ऐसे शब्दों को तोड़ रहे हैं, तो वो अर्थ तक कैसे पहुंचेंगे? समझ में आया प्रॉब्लम? शब्द अर्थ की समस्या, ठीक है? तो इसी प्रकार मिलित शब्द पद्धति वगैरह वगैरह आप पढ़ लेना। फिर विकृत शब्द क्या करते हैं? कभी कभी हम शब्द को ही उल्टा पुल्टा करके पढ़ लेते हैं। फिर आकार विकृति, कभी कभी हम वो आकार को समझ नहीं पाते हैं कि मात्रा की गलती होती है, शब्दों की गलती होती है, अक्षर की गलती होती है। विभक्ति, नेक्स्ट पेज में विभक्ति अक्षर, विभक्त अक्षर नॉट विभक्ति, विभक्त अक्षर को मिला करके पढ़ लेते हैं। युक्त यानी जुड़े हुए अक्षर को सही पकड़ नहीं पाते हैं। घसीट करके, कभी कभी रनिंग हैंडराइटिंग में लिखते हैं, हम पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, फास्ट फास्ट लिखती हूँ तो मैं जी लिखूंगी और वो मेरी टाइपिस्ट उसको वाई पढ़ लेती है। घसीट करके लिखते हैं ना फटाफट फटाफट में, आईएनजी को हम ज्वाइन करके लिख देते हैं। मैम डॉक्टर की हैंडराइटिंग। हाँ, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग। फिर अलंकरण निर्भर विभक्ति विकृत युक्त, ये अलंकार किया हुआ है लेकिन हम वो वर्णमाला को समझ नहीं पाते हैं। नव रूपाक्षर, अभी नए वर्ड्स आ गए, लुप्त अक्षर हो गए, तो कैसे कैसे वो अक्षर को आप वापस बिठाओगे? आगम, आगम अक्षरी का मतलब है आगम हो गया, आ गया। विपर्य यानी उल्टा अक्षर आ गया, संकेत अक्षर आ गया। कभी कभी हम एब्रीवेशन यूज कर लेते हैं ना, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैंने मेरे टाइपिस्ट को एक एब्रीवेशन की लिस्ट दी हुई है कि भाई ये वर्ड आए तो तू ये वर्ड लिखना। जैसे मैं द के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और मैं लिखते समय उसको लाइन ड्रॉ करके देती हूँ, और वो उसको लाइन ही लिख दे तो, द नहीं लिखे तो, वगैरह वगैरह। विशिष्टार्थी शब्द, जो एक शब्द विशेष अर्थ देता है, हम वो तो अर्थ नहीं पकड़ते हैं, अपने हिसाब से पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे संख्यावाचक शब्द, वर्तनी च्युत शब्द, ये आप पढ़ लोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाए। अर्थ की समस्या नेक्स्ट पेज में 188 में। कभी कभी नरावई, इसका अर्थ किससे मैम ये समझ क्या दिया हुआ है? मशदुम नरावई दोम जन्नो हाथ ददस दसनारो, नीचे दिया हुआ, नीचे दिया हुआ, पढ़ लेना। क्या हुआ है वो, पर
समझ में नहीं आया कुछ इसका। एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ, आप पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लोग करते हैं। अब देखो, कभी कभी है ना अपरिचित शब्द होता है, कज्जर रस। अब ये कज्जर रस क्या वर्ड है, हमें कुछ नहीं मालूम, तो आप उसका अर्थ कैसे निकालोगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो, तो यहाँ पर आइए पेज नंबर 188 में अर्थ समस्या के ऊपर वाक्य प्रदीप में भर्तृहरि एक लाइन लिखते हैं, नीचे से 4th लाइन वो पैराग्राफ में, ज्ञान जैसे अपने को और अपने ज्ञेय को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शब्द भी अपने स्वरूप को, अपने अर्थ को प्रकाशित करता है। सच तो यह है कि अर्थ से ही शब्द की सार्थकता है, वह वाक्य में जो स्थान रखता है उसी कारण से उसे वह अर्थ मिलता है। तो केवली भगवान ने जो दिव्य ध्वनि बताई, उसको गंधर्वों ने जो शब्द रूप में गूंथा, अर्थ समझ करके, उस रूप में हम नहीं लेकर के अपने हिसाब से अर्थ लेते हैं, तो अर्थ का अनर्थ होता है। इसलिए सबसे पहले त्रिपदी को समझो, भगवान की दिव्य ध्वनि के एसेंस को समझो, तो आपको आगम का सही सही अर्थ मिलेगा, नहीं तो आगमार्थ मतार्थ बन जाएगा। इसलिए इतने संप्रदाय और इतने मत खड़े हो, सब अलग अलग मीनिंग ले लिए। जैसे तेरापंथी लोग मानते हैं कि पुण्य की क्रिया नहीं करना, वो कोई पुण्य की क्रिया नहीं करते हैं, मतलब पुण्य का खाता नहीं चलाते, प्याऊ खोलना, उन्होंने पुण्य को एकांत है ही समझ लिया, जबकि भगवान की तो ये बात ही नहीं है ना। इस तरीके से वहां पे बहुत बात आती। ठीक है, अब अर्थ की समस्या में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये मिलित शब्दावली में से उचित शब्द का न बनना। कभी कभी 2 वर्ड मिले हैं लेकिन हमको मीनिंग नहीं निकल रहा है। किसी अपरिचित शब्द को परिचित शब्द की कोटि में लाने की असमर्थता, वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट, वेदों में जो है, और हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से भी अर्थ की समस्या आती है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से आता है, ये पढ़ लेना आप लोग, डाउट हो तो पूछ लें। तो इस तरीके से ये लेसन यहाँ पर समाप्त हुआ। अब लास्ट में पांडुलिपि का रख रखाव, तो ये आप लोग पढ़ना, बहुत सुंदर चैप्टर है कि पांडुलिपि किसी की धरोहर नहीं है, कैसे इनका रख रखाव करना, बहुत सिंपल लेसन है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ताड़पत्र, भोजपत्र, चमड़े पर सोने चांदी, अलग अलग पांडुलिपि का रख रखाव का अलग अलग सिस्टम है, तो वो सिस्टम आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताते हैं पेज नंबर 197 में, कि कैसे इन पांडुलिपियों को रख। आप लोगों ने अगर पांडुलिपियां देखी है तो वो पेटी में होगी, कबर्ड में होगी, एयर टाइट कंटेनर में होगी, लाल कपड़े में बांधी हुई होगी, कपड़ा मोटा होगा, फिर उसको व्हाइट कपड़े से, उसको व्हाइट डोरी से उसको बांध करके, फिर प्रिजर्वेटिव दवाइयां सब धूप में दे करके वापस अंदर रखते हैं। कोल्लूर मले जाओ तो वहां पर पांडुलिपि से होता है, ठीक है। तो
प्रिया मैम लीव कर दिए, हम लोग भी करें? नहीं, प्रिया मैम है She's लीव there. नहीं किए है, शी इज नहीं देयर। नहीं है। उनको कुछ फोन आया लगता है। Now she left. ये लेफ्ट हो गए थे मैम, एक्चुअली वापस ज्वाइन हुए थे, वापस लेफ्ट हो गए थे। I think Right, she had. we I could not hear the last part, so probably. she's trying to join again, I think. नहीं, टाइम नहीं तो है। हो गया ना, टाइम तो हो हाँ, गया। ठीक है ना, अभी नहीं डाउट है तो फिर पूछ ले। The phone is there, I think. हेलो Hello. हेलो, हाँ बोलो। ये बात पूछते हैं ना, क्लास कभी नेक्स्ट वीक कर लेंगे। आप लोग बराबर है, आ जाते। ठीक है मैम, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, कांट कनेक्ट। हाँ बस लगता है। ठीक है मैम, मैं दूसरे फोन से लाती हूँ। मेरे को या प्रिया की आवाज भी आ सब लोग हो गया है। हाँ सब लोग हो गया है। चलो, जय जिनेंद्र सब, जय जिनेंद्र। Jai Jinendra, thank you. थैंक यू। Jai Jinendra.